हेलो सीएमए इंडिया के बच्चों, कैसे आप लोग सब। आई होप यू गाइज आर जस्ट फैंटास्टिक। चलो, बिफोर आई स्टार्ट माय लेक्चर और मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस? आप सारे बच्चे जो पहली बार सीएमए इंटर की क्लासेस ले रहे हैं, उन सबको मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चे सीएमए फाउंडेशन क्लियर करके आए होंगे। एंड फॉर दैट आई एम टेलिंग यू कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड जो बच्चे ने डायरेक्ट एडमिशन लिया, इवन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ देम, बिकॉज आपका ये पहला लेक्चर रहेगा आपकी प्रोफेशनल जर्नी का, प्रोफेशनल क्लासेस का। इसलिए वेलकम, अ वार्म वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। चलो बच्चों, माई सेल्फ सी ए स्नेहा, योर मेंटर, योर एजुकेटर एंड योर फ्रेंड, योर बडी for which subject? Financial accounts. I teach accounting for CMA Foundation, CMA Intermediate Group 1, Corporate Accounting for Group 2 and Financial Reporting for our CMA Final students. चलो बच्चों, आप लोगों को धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस आगे होती जाएगी, आपको मेरे बारे में बहुत सारी बातें बताती भी चलती जाऊंगी, आपको पता भी चलता चला जाएगा एंड ये बातें तो कंटिन्यूस होती रहेगी। तो इतना अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करती हूँ। फिलहाल आपके सब्जेक्ट के बारे में बताती हूँ। I'll be teaching you financial accounting, which is your paper 6, CMA Inter Group 1 में। I personally prefer कि अगर कोई बच्चा दोनों ग्रुप दे रहा है तो भी मैं कहती हूँ बच्चों, पहले पेपर 6 की पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शिफ्ट होइएगा, उस सब्जेक्ट को बाद में पढ़िएगा। बिकॉज बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना बेटा, डिटेल कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के बारे में, वो पेपर 1 में आपका मैं क्लियर कर दूंगी एंड उससे पेपर 2, सॉरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो ग्रुप 2 में है, वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। सेकेंडली, जो बच्चे सिंगल ग्रुप देख के करना चाहते हैं अपना सीएमए इंटर क्लियर, उनसे भी मैं कहती हूँ बेटा, प्लीज़ सबसे पहले ग्रुप 1 की क्लासेस करिए एंड सबसे पहले ग्रुप 1 का ही अटेम्प्ट दीजिए। बिकॉज अगेन द फाउंडेशन, द बेस इज योर ग्रुप 1 एंड देन यू शुड स्टार्ट विद द क्लासेस ऑफ ग्रुप 2। बिकॉज जब तक आपकी फाउंडेशन पक्का नहीं होगा बेटा, मज़ा नहीं आएगा आगे पढ़ने में, बहुत तकलीफ होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपने अगर ग्रुप 1 में ठीक से नहीं पढ़े, या आपने नहीं पढ़ा ग्रुप 1 और डायरेक्टली ग्रुप 2 में जंप कर गए, तो इन सब चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे ये फेस करें, इसलिए मैंने आपको कहा जब भी पढ़ना है पहले ग्रुप 1 एंड देन ग्रुप 2। चलो मैम, ये बातें तो आपने हमें बता दी। अब हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं बच्चों? देखो, अगर आप अपना मॉड्यूल ओपन करोगे, चलो मैं आपके लिए मॉड्यूल भी ओपन करके दिखाती हूँ। आई शो यू योर मॉड्यूल। देखेंगे बच्चा, सबसे पहले मैं आपके मॉड्यूल में जो बताऊंगी ना बेटा, इंडेक्स को ध्यान से स्टडी करेंगे। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। हम आपके इंडेक्स को 1 सेकेंड, यस, सबसे पहले मैं चाहती हूँ बच्चों कि आप लोगों को मैं इंडेक्स दिखाऊं। इंडेक्स में बेसिकली कौन कौन से चैप्टर्स कवर है और मैं पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगी एंड क्यों ऐसा कर रही हूँ, वो सारी बातों को मैं यहाँ क्लियर करूंगी। बच्चा, अगर आप देखेंगे आपके इंस्टीट्यूट ने पेपर 6 विच इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बहुत सारे सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, एफ। वी हैव टोटल 6 सेक्शन इन इट, करेक्ट एवरीवन? यस मैम, टोटल हमारे पास 6 सेक्शन है। उसमें से अगर आप देखेंगे ना बच्चा, जो आपका सेक्शन ए है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, उसमें क्या कवर किया जाता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें कवर करते हैं वो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स लाइक जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सेक्शन ए में फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है, कन्वेंशंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, लेजर, सब डिविजन, कैश बुक, एडजस्टमेंट्स, ट्रायल बैलेंस। एंड अगर आप चैप्टर की बात करो तो दे कवर डिप्रिशिएशन, रेक्टिफिकेशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये जितने भी चैप्टर्स आपके सेक्शन ए में कवर किए हुए हैं, कुछ याद आ रहा है बच्चों? यस, ये सारे चैप्टर्स आपने सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा है, जो सीएमए फाउंडेशन के थ्रू आ रहे हैं। बट बच्चा, अगर कोई डायरेक्ट एंट्री से आ रहा है वो आफ्टर ग्रेजुएशन, आपने कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स अपने 11th-12th में पढ़े होंगे, अपने बीकॉम की जर्नी के टाइम पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत ही रूबरू है आप लोगों से। ये सेक्शन ए के जो चैप्टर्स है वो बहुत ही बेसिक्स हैं एंड इट इज ओनली कवर्ड इन योर इंटर जस्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स।
आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए। एंड उसके अलावा एग्जाम में अगर आप वेटेज की बात करो ना, तो बड़ा सम, एक फुल फ्लेजेड सम 10 मार्क्स का, 12 मार्क्स का, 8 मार्क्स का जनरली इससे पार्ट से कवर नहीं किया जाता है। और ये बात बच्चों मैंने अपने ABC एनालिसिस में बताया है। उसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको हम वो वीडियो शेयर कर लेंगे। इन केस वो वीडियो आपको ना मिले तो CA विजय सारडा सर के यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां मिल जाएगा। चलो बैक टू द बुक, बैक टू द बुक। अच्छा मैम, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन B। द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच आई विल बी टेकिंग इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें एक दो और चैप्टर्स कवर्ड है, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। यस, बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम ये भी तो पहले पढ़ा है। अग्रीड, बट जब आपने ये चैप्टर पहले पढ़ा था, याद करो, हमने सिर्फ MCQ के रेलेवेंस से उसको पढ़ा था, डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं ली थी हमने इसकी, बिकॉज हमें पता था ये सारे चैप्टर्स के फुल फ्लेजेड बड़े क्वेश्चन, 12 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एज मैंने आपको फाउंडेशन में बता दिया था कि इंटर में कवर होगा। इसीलिए इस पार्ट को सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी। कीपिंग इन माइंड आपके एग्जाम दिसंबर में है, कीपिंग इन माइंड कि आपको पहले मैं उस चैप्टर से स्टार्ट करूं ताकि आपको लगे कि आपने कुछ पढ़ा है, आपको फील हो कि आप इंटर के बच्चे हो। यस, तो सबसे पहला चैप्टर जो मैं स्टार्ट करूंगी सेक्शन B का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो राइटली अंडरस्टूड, ये हमारा पहला चैप्टर होगा। चलो चलते हैं बेटा। हाँ गाइस, टेंशन नहीं लेने का बेटा। आई नो CMA इंटर में आए हो, अंदर से बहुत खुश हो, आपको लग रहा है मैम बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में ना ये जज्बा आपका बहुत हाई रहता है, एंड उसके बाद धीरे 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 ठंडा हो जाता है। मैं आप सबसे ये चाहती हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, पढ़ेंगे तो एक कंसिस्टेंट अप्रोच लेंगे एंड रोज पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में हाई और धीरे धीरे 1-2 दिन बाद ही सडनली नीचे आके गिरने से अच्छा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे बेटा। रोज थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाएंगे, बट जब बढ़ाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो प्लीज अभी एकदम जोश में कोई डिसीजन मत लेना कि बस आज से पढ़ाई चालू करनी है। दिमाग को ठंडा रखो, तब आपका डिसीजन सही होंगे, एंड तब अपने स्केड्यूल बनाना कि रोज कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या सारे बच्चे तैयार हैं? अगर तैयार है तो एक बार थम्स अप दे देंगे। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले व्हाट डू वी डू? रेडी, स्टेडी, गेट सेट, गो, एंड वी स्टार्ट आवर चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चलो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ना आपको एक स्टोरी का जानना बहुत जरूरी है, एंड इस स्टोरी को कहीं लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुनो। आपको याद है क्या बेटा? आपको याद तो क्या होगा बेटा, ये स्टोरी मैंने ऑब्वियसली CMA फाउंडेशन में बताई है, फिर से रिपीट कर रही हूँ। बेटा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा इंडिया में जब कोई भी बिजनेस करता है, सबसे ज्यादा कौन डरा हुआ रहता है? बेचने वाला जो माल उधार बेच रहा है, या खरीदने वाला जो माल उधार खरीद रहा है? जल्दी से बताएंगे। यस मैम, हमें समझ आ गया, जो माल बेचता है वो सबसे ज्यादा डरा हुआ रहता है उधार माल बेचने के समय। बताओ क्यों? मैम उसको सबसे ज्यादा ये टेंशन है, पैसे आएंगे क्या, टाइम से आएंगे क्या। आपको क्या मैम फिर बेचा है क्यों? बेटा नहीं बेचेंगे, क्रेडिट सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? टू ग्रो द बिजनेस आपको आज का सिस्टम जो क्रेडिट सिस्टम है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। यू हैव नो चॉइस। अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट। तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम। एंड जब भी आप ऐसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हो, दिल के किसी कोने में एक डर रहता है, अरे यार पैसा नहीं आया तो, डूब गया तो। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझा क्या? यस मैम। अब हुआ क्या? इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने क्या कहा? इसका समाधान निकाला। उन्होंने कहा कि जब भी ऐसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां पर बेचने वाला बहुत डरा हुआ रहता है, उसको टेंशन होती है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, उसकी मदद करने के लिए ये एक्ट बना। और इस एक्ट में कुछ चीजों का जिक्र हुआ, और उनके कारण अगर कोई सेलर माल उधार बेच रहा है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है उस एक्ट में जिससे कि उसका पैसा डूबेगा भी नहीं और वो रिलैक्स होके घर पे सो सकता है। अब क्या क्या बातें इस एक्ट ने की, वो सब जानने के लिए हमें कुछ ट्रांजैक्शंस को विजुअलाइज करना पड़ेगा, और वो ट्रांजैक्शंस विजुअलाइज करने के लिए यू हैव टू बी विद मी।
अच्छा मैम, इन सब की क्वालिटीज क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज क्या है? 1 सेकेंड बेटा, स्क्रीन पूरा दिख रहा है आपको? यस। चलो, इस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटीज क्या है ये सब जानने के लिए, बट पहले थोड़ा प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, फिर हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को आपस में आके आपके लिए रीड करूंगी। चलो देखेंगे बेटा। चलो एक नई स्क्रीन खोलते हैं जहां पर मैं सब कुछ आपको लिख के देना चाहती हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी मेरे साथ उसको लिखेगा। Once you write that with me, it will be anytime easier for you to understand. And ये आपके नोट्स है। मैंने अपने वीडियो में कहा है बेटा, क्लास में मैं आपको पूरा मॉड्यूल कवर करवा के दूंगी, पूरे कॉन्सेप्ट्स कवर करवा के दूंगी, इसके अलावा क्लास में कुछ नोट्स लिखेंगे। ये वो क्विक नोट्स है जो मैं चाहती हूँ आप लोग भी लिखो, बट इसमें से कौन सा पार्ट टेक अवे है वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बट मैं फिर भी कहूंगी ये पार्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको लिखो, तो वो मैं आपके नोटिस में दूंगी। अब ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल। हाँ, चैप्टर का नाम भी लिख देती हूँ, फॉर योर इजी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। हुआ क्या, मिस्टर ए, करेक्ट, एंड इधर कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बच्चा मिस्टर बी को माल सेल किया, करेक्ट। ऑब्वियसली मिस्टर ए ने बेचा, मिस्टर बी ने खरीदा, तो आप मिस्टर ए को बच्चा सेलर भी बोल सकते हैं, मिस्टर बी को बायर भी बोल सकते हैं। बट इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, इस ट्रांजैक्शन में देयर वाज नो कैश इन्वॉल्वमेंट, मतलब ट्रांजैक्शन कैश में सेटल नहीं हुआ। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ए ने माल बेचा, क्रेडिट, बी ने माल खरीदा, क्रेडिट। चलो, तो सबसे पहले अगर आप बचपन में याद करो, हम माल बेचने और खरीदने की एंट्री क्या करते थे। अच्छा, ए ने माल बेचा, पैसे बी से लेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी मेरे लिए क्या बन गया बच्चा, असेट, और सेल्स मेरे लिए क्या है बच्चा, इनकम। तो आपको असेट बुक करना पड़ेगा, इनकम बुक करना पड़ेगा। मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा, मिस्टर बी करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, ये मेरा क्या है बच्चा, एक्सपेंसेस, और पेमेंट किसको देना बाकी है, मिस्टर ए को, जो कि मिस्टर बी के लिए बन जाएगा लायबिलिटी। लायबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अब हुआ क्या बच्चा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दिल के किसी कोने में डर, किसको, ए को, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, डूब गए, ओ माय गॉड, इतना टेंशन अगर लेके वो ट्रांजैक्शन करेगा, पागल नहीं हो जाएगा। फिर इस एक्ट ने उसकी मदद की और उसे कहा, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपके पैसे लेके डूब जाएगा, एक काम करो, एक इंस्ट्रूमेंट बनाओ, उस इंस्ट्रूमेंट में आप सारी डिटेल्स लिखो, डेट लिखो, उस बंदे से भी साइन कराओ, आप भी साइन करो, और इसको एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट बनाओ, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दो, ताकि आप उसके अगेंस्ट इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू केस फाइल कर सकते हैं और अपना पैसा फ्यूचर में रिकवर कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम हम बिल से भी तो पैसा रिकवर कर सकते हैं, हमने जब माल बेचा होगा, हमारे पास सेल्स बिल होगा, सामने वाले के पास परचेज बिल होगा। बेटा आई अग्री, आपके पास बिल है, बट बिल फेक भी बनाए जा सकते हैं, इसलिए टू बी मोर सेफ वी यूज द इंस्ट्रूमेंट विच टेल्स कि यहाँ पर एक रेवेन्यू स्टैंप लगाओ, सारी डिटेल्स लिखो, और ये सब कौन बनाता है, मिस्टर ए। मिस्टर ए एक पेपर, रेवेन्यू स्टैम्प, उसमें सारी डिटेल्स लिखेगा, उस कागज में लिखेगा इस एड्रेस पे आपको मैं कोरियर कर रहा हूँ, आपको इतना अमाउंट देना है, इतने महीने बाद देना है, अगर आप नहीं दोगे इतने महीने बाद आप पे हम इंटरेस्ट लगा देंगे, और अगर आपने इंटरेस्ट भी नहीं दिया तो आप पे पेनल्टी चार्ज होगी। ये सारी बातें इस इंस्ट्रूमेंट में लिखी हुई रहती है, और उस इंस्ट्रूमेंट को ए भी साइन करता है, बी भी साइन करता है, एंड वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा अब आपको समझा कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है, और वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तब इस चैप्टर का कोई मतलब रहता है। तो चलो, जो भी बातें मैंने उस इंस्ट्रूमेंट के लिए बोली वो यहाँ पर लिखी हुई है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइटिंग ड्रॉन ऑन अ पर्टिकुलर डेट लिखा हुआ होना चाहिए,
3 पार्टीज इन्वॉल्व, ये अभी मैंने बताया नहीं बट मैं बता दूंगी। साइंड, जो लिखता है उससे भी साइन करवाना पड़ता है, जो एक्सेप्ट करता है वो भी साइन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए बच्चा वो। एंड द ऑर्डर मस्ट हैव सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी अमाउंट के लिए वो होना चाहिए, accompanied by the proper stamp as required by the law, which is the Negotiable Instrument Act 1881. Am I clear? So these are the qualities which are in the bills of exchange, because of which this chapter becomes more and more better and popular than our invoice. अब देखो पार्टीज के बारे में बताती हूँ। चलो अब देखो, मैं पहले ट्रांजैक्शन लिखूंगी फिर पार्टीज बताऊंगी। और आपने जिस स्टाइल में, अगर आपने मुझसे सीएमए फाउंडेशन पढ़ा होगा तो आपको ये एंट्री आती भी होगी, बट जिन्होंने कहीं से भी पढ़ा है बेटा, अगर कुछ भी इफ्स एंड बट्स आपके मन में रह गए हैं, मैं उसको यहाँ पर क्लियर करके आपको बताऊंगी, ताकि आपको आगे से इस चैप्टर में कोई तकलीफ ना हो। अब देखो, जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में एक डर घूम रहा था, पैसे आएंगे, टाइम से आएंगे, नहीं आएंगे, क्या करूँ, डूब गए तो। मुझे जब मैं रास्ते में चल रही थी मुझे बहुत टेंशन आ रहा था, तभी एक लॉयर मिला, उसने इस एक्ट के बारे में बताया और मैंने उस एक्ट को यूज़ किया, घर जाके स्टैंप लगाया, उसमें सब कुछ कहानी लिख दी और मैंने इसको बी के घर पे कोरियर कर दिया, ऑफिस में भेज दिया, कुछ भी किया। जैसे वो बी के पास पहुंचेगा, बी से मैं साइन लूँगी और वो जैसे ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो इसको अगर मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलूँ, मैंने एक बिल इशू किया। मैं मिस्टर ए हूँ, मैंने एक बिल इशू किया, आप मिस्टर बी हो, आपने बिल को एक्सेप्ट किया। तो जो बिल को लिखता है वो इस चैप्टर में ड्रॉवर के नाम से जाना जाता है, DRAWER, ड्रॉवर। और जो इस बिल को एक्सेप्ट करता है वो इस चैप्टर में ड्रॉवी के नाम से जाना जाता है। लास्ट में देखो EREE, ड्रॉवर। बोलो बच्चे ड्रॉवर, एंड हियर इट इज ड्रॉवी। आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गई। तो बिल लिखने वाला बंदा होता है ड्रॉवर, बिल एक्सेप्ट करने वाला बंदा होता है ड्रॉवी, और जो बिल लिखता है वो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलता है बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलता है बच्चा? बिल्स रिसीवेबल। मैं फर्स्ट टाइम इसका पूरा नाम लिखूंगी, आगे से हम एब्रिविएशंस यूज करेंगे। और जो बंदा इस बिल को एक्सेप्ट करता है वो इसे कहता है बिल्स पेएबल। तो चलो इसकी पहले एंट्री करो, फिर मैं आपको इसमें थोड़े से डिटेल कॉन्सेप्ट्स एंड माइन्यूट डिटेल्स को क्लियर करूंगी। तो देखा बच्चों, हैं सारे बच्चे मेरे साथ? यस, आज कसम खा लो कॉन्सेप्ट को सीख के ही जाना है। नो शॉर्टकट, नो रट्टाफिकेशन इन जर्नल एंट्रीज जो हम करते आए सब छोड़ देंगे बेटा। एंड आज मैं आपको ये समझा के ही भेजूंगी कि पहले कोई भी बच्चा इस क्लास से नहीं जाएगा। और मेरी गारंटी है जब मैं ये सेशन खत्म करूंगी आपको जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर की बनानी आ जाएगी। देखो, तो मैं जब इस बिल को लिखूंगा तो इसको कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल बाय नेचर असेट होता है, सबको पता है। क्यों? वो इंस्ट्रूमेंट आपको पैसे दिलाएगा, इसलिए असेट होता है। तो जो चीज हमें पैसे दिलाती है वो असेट। एंड बच्चा बाय नेचर, बेटा यहाँ पर जगह ज्यादा ले रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिखती हूँ। बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम पूरे चैप्टर में अब BR बोलने वाले हैं, ये एक असेट का फॉर्म है, करेक्ट? बिकॉज ये मुझे पैसा दिलाएगा। और जिसने इस बिल को एक्सेप्ट किया उसके लिए क्या है बेटा? बिल्स पेएबल, करेक्ट? लायबिलिटी का फॉर्म है, उसके अगेंस्ट पैसा देना है, तो वो हमेशा लायबिलिटी को क्रेडिट करेगा, बिकॉज लायबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होती है। नया थोड़े कुछ पढ़ रहे बेटा, नया थोड़े कुछ पढ़ रहे, लायबिलिटी बाय नेचर क्रेडिट होता है। अब देखो यहां पर आता है ट्विस्ट। एक ही ट्रांजैक्शन और उसके अगेंस्ट, ध्यान से देखो, उसके अगेंस्ट दो असेट्स क्रिएट हो गए हैं। ट्रांजैक्शन एक और उसके अगेंस्ट पैसे का जरिया दो, असेट क्रिएट तुमने दो कर दिया। सिमिलरली ट्रांजैक्शन एक, आपने लायबिलिटी दो क्रिएट कर दी।
एक मिस्टर ए के नाम से, एक आपने बिल्स पेबल के नाम से। समझा क्या? यस। अब आई नो तुम्हारा दिमाग क्लिक कर गया। तुम कहोगे मैम इसका सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। पुराना असेट अब किसी काम का नहीं है, बिकॉज उससे ज्यादा बेटर हैवी असेट उस ट्रांजैक्शन के लिए जो कोर्ट में भी जा सकता है वो क्रिएट हो गया। तो पुराने असेट्स को क्लोज कर दो। सिमिलर थिंग मैम, एक लायबिलिटी जो ज्यादा वेटेज रखती है और उसके आगे पुरानी लायबिलिटी का कोई इज्जत ही नहीं है, औकात ही नहीं है, तो पुरानी लायबिलिटी को बंद कर दो, बिकॉज वी हैव अ बेटर लायबिलिटी अगेंस्ट इट। यस, दिस इज व्हाट आपका मिस्टर बी असेट के फॉर्म में डेबिट में खड़ा है, बट बिल्स रिसीवेबल आते ही अब मिस्टर बी की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अकाउंट्स में अगर कोई चीज़ आपको क्रिएट करनी है तो रूल्स के हिसाब से कोई चीज़ बंद करनी है, जस्ट उल्टा कर दो। क्रिएट डेबिट में हुआ है, बंद करने के लिए क्रेडिट। तो मिस्टर बी को अब बंद कर दो। अब मुझे इस असेट की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब हमें उस असेट की ज़रूरत नहीं होती हम उसको बंद कर देंगे। हाँ, कुछ बच्चों को अगर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं आती है तो हो सकता है बच्चा आपको ये नहीं पता होगा कि असेट बढ़ना और घटना क्या होता है। तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, हमने ऑलरेडी वो बेसिक वीडियोस भी डाले हैं, बट सिंस इट इज़ अ डेमो वीडियो वेयर आई एम एक्सपेक्टिंग कि बच्चे फाउंडेशन के बाद आए हैं या ग्रेजुएशन के बाद, तो दिस बेसिक नॉलेज ऑफ मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको पता है। बट इन केस आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि असेट क्यों बढ़ा डेबिट, असेट घटा तो क्रेडिट, उस केस में इट मीन्स यू हैव टू गो थ्रू माय बेसिक लेक्चर्स। चलो, अब मिस्टर ए, यस बच्चे कह रहे मैम मिस्टर ए की अब जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव अ बेटर लायबिलिटी विच इज अ बिल्स पेबल। तो मिस्टर ए मिस्टर बी की बुक्स में क्रेडिट में है, क्लोज इट, क्लोज कर दो बेटा मिस्टर ए। और जब भी लायबिलिटी बंद होती है उल्टा, पहले क्रेडिट में था, बंद करने के लिए डेबिट, एज सिंपल एज इट इज। देखो अब पता है बच्चे क्या कह रहे हैं, मैम अब हमें समझा, स्कूल में जब सिखाया गया था ना बचपन में, टीचर ने बोला था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, वही तो एंट्री मैंने बताई बट लॉजिक के साथ। ड्रॉवी के बुक्स में क्या एंट्री होती थी, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यही तो मैंने भी अभी किया बट लॉजिक के साथ कि क्यों ड्रॉवर आया, क्यों ड्रॉवी आया, और दोनों आते नहीं है, दोनों बंद होते हैं। एम आई क्लियर? आई होप तुम लोगों को ये बात समझ आ गई कि बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल की जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। बिल्स रिसीवेबल असेट है and it is a more powerful asset than the older asset. Bills payable is a liability, a more powerful liability than the older one. Am I clear? Yes. तो बच्चों अब आप कह रहे हैं मैम डेट्स क्या यूज होगी, हमेशा याद रखना माल जब बेचा तो जो डेट पे आपका बिल है, बिल पे जो भी डेट लिखा हुआ होगा उस डेट पे आप एंट्री कर लेंगे। और जनरली जब लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं ना, वो मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई हमें बिल्स की हेल्प लेनी है, तो जिस दिन वो सेल करते हैं ना उसी दिन वो बिल इशू एंड एक्सेप्ट करवाते हैं। बाकी गो एज पर दी क्वेश्चन, क्वेश्चन जो डेट देगा वो डेट पे चले जाना। तो ये वाली डेट क्वेश्चन आपको बता देगा कि हमने बिल सेल डेट पे इशू किया या 2-3 दिन बाद इशू किया या 15 दिन बाद इशू किया, डू नॉट वरी अबाउट इट, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। एम आई क्लियर? यस। अब सुनेंगे इसमें पैसे की रिकवरी कैसे होती है। अब सुनो, सबसे पहले बिल ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन की डेट, डेट ऑफ बिल की जगह मैं डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिख देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। फिर बिल इशू एंड एक्सेप्ट करने की डेट क्वेश्चन आपको बताएगा। 2 डेट मैंने डिस्कस कर लिया। अब बच्चा कोई भी बिल आपको कब उसका पैसा लेना है कैसे पता चलेगा? हाँ मैम इट इज सो सिंपल, जो भी क्रेडिट पीरियड हमने दिया होगा माल बेचते वक्त, बेसिकली हम उतने दिन बाद ही तो पैसा चाह रहे हैं। तो सिमिलरली मान लो मैंने माल बेचा 1 जनवरी को और मैंने कहा था मुझे पेमेंट 3 महीने बाद चाहिए, इस 3 मंथ्स को बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। इसको बोलते हैं बच्चा क्रेडिट पीरियड। अगर आपको नहीं समझ आता इसको बोलते हैं टेनर ऑफ द बिल।
मतलब वो टाइम पीरियड 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स कुछ भी हो सकता है, वो आपको लेने की ज़रूरत है। तो बच्चों, बिल इशू करने के कितने दिन बाद आपको पेमेंट देना है वो हमेशा डिसाइड करेगा कितने दिन का क्रेडिट पीरियड है। 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, क्वेश्चन आपको बताएगा। जब ये टाइम पीरियड खत्म होगा बच्चा, मान लो 3 महीने बाद ये टाइम पीरियड खत्म हो गया, लेट्स मेक अ डायग्राम। 1 जनवरी को हमने माल बेचा था, सेल्स हुआ था, उसी दिन हमने बिल को इशू भी करवा दिया, एक्सेप्ट भी करा लिया। कीप इट सिंपल, उसी दिन मैंने बिल को इशू भी कर दिया, एक्सेप्ट भी करवा दिया, करेक्ट। 3 महीने बाद पेमेंट आना था, तो 1 जनवरी टू 1 फरवरी, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल, क्या ना इसे यहाँ पर 3 महीने पूरे हो जाएंगे। गाइज, इसमें कॉन्सेप्ट है डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने का, वो अभी नहीं ले रही, वो अगले कॉन्सेप्ट में लूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर की जर्नल एंट्री से रूबरू करा दी और आपको इस चैप्टर से मैं कंफर्टेबल करा दी। अच्छा मैम, 3 महीने बाद जब पेमेंट आएगा उसकी एक डेट होती है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट पार्ट, दैट इज नोन एज अ ड्यू डेट। मुझे बताओ 3 महीने बाद कौन किसको पेमेंट देगा, जल्दी से बताओ। ऑब्वियसली मैम, 3 महीने बाद बी मिस्टर ए को पैसे देगा, मिस्टर बी मिस्टर ए को पैसे देगा, करेक्ट। अब मिस्टर ए के पास मान लो पैसे आ गए, कैश में आए तो कैश, चेक में आया तो चेक, क्यों डेबिट होगा, असेट बढ़ा, एज सिंपल एज इट इज। मेरे पास कैश आया, मैं डेबिट करूंगा। जिसके पास से कैश निकला वो इसको क्रेडिट करेगा, बिकॉज कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, रूल्स ऑफ असेट। यस, नो, नो, यस, यस। अब पॉइंट ये है, 2 में क्या लिखेंगे, क्या मिस्टर बी का नाम आएगा या बिल्स रिसीवेबल आएगा, आप बताओ बच्चों। क्या मिस्टर बी का नाम आएगा या बिल्स रिसीवेबल आएगा, बच्चों आप बताओ। वेरी गुड, बच्चे कह रहे मैम मिस्टर बी का तो नाम आ ही नहीं सकता, बिकॉज मिस्टर बी को हमने क्रिएट किया और अगली एंट्री में मिस्टर बी तो कैंसिल हो चुका है, तो मिस्टर बी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मिस्टर बी की जगह आपने जो नया सेट क्रिएट किया है बिल्स रिसीवेबल, एक्चुअली उसके कारण आपके पास पैसे आए हैं, दैट बिल्स रिसीवेबल इज फेचिंग यू मनी। तो जब पैसा आ जाए तो बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल, मतलब कैंसिल नहीं बोलना चाहिए, बिल्स रिसीवेबल का काम हो गया है, उसको बंद कर दीजिए। टू बिल्स रिसीवेबल, अब इस असेट का कोई काम नहीं है, असेट ने पैसे दिला दिए, असेट बंद। अब इस असेट का कोई काम नहीं है, असेट ने पैसे दिला दिए, असेट बंद। एम आई क्लियर? और जब आपने अपनी लायबिलिटी कैश से पे कर दी, फिर सेम लॉजिक, अब बिल्स पेबल का भी कोई काम नहीं है, बिल्स पेबल क्रेडिट में था, अब उसको बंद कर दो, बिकॉज उसने अपना काम कर दिया है, अब इसकी जरूरत नहीं है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी बंद। फिर भी अगर बच्चों किसी को ये प्रॉब्लम है, मैं आपको एक बार रूल बता देती हूँ, ये मॉडर्न रूल्स है अकाउंट्स के, अगर किसी बच्चे को तकलीफ होती है उनके लिए बस मैं बता देती हूँ। एज पर द मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स, asset whenever it increases in the business, it's always debited, and when it decreases in the business, it's credited. Liability whenever increases in the business, मतलब liability business की बढ़ रही है, it's always credited. Whenever it is decreased, it's debited. This is the rule बच्चा, this is the rule. Do not worry about this rule. ये मैंने उन 2 मेन लेजर्स को, 2 मेन अकाउंट्स को यूज किया है जो आपको इस पूरे चैप्टर में लगेगा, सिर्फ उसके बारे में बताया। इसमें होते 5 हेड्स हैं, बट आई हैव डिस्कस्ड ओनली 2 हेड्स, असेट एंड लायबिलिटी, जिनको भी ये रूल नहीं पता फिलहाल। चलो बच्चों, अच्छा मैम यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब गाइज, जब मैंने ये स्टार्ट किया था मैंने बहुत सिंपल रखा था, चलो एक बार एक क्विक रिविजन कर लेती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट, सबसे पहले देयर हैज टू बी अ ट्रांजैक्शन, सेलर एंड बायर। सेलर माल बेचेगा, बायर माल खरीदेगा, एंड द ट्रांजैक्शन हैज टू बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन फॉर द implication of this chapter. Seller doesn't have a trust on a buyer, he uses bills of exchange.
जो लिखता है उसको बोला जाता है ड्रॉवर, इशू करने वाले बंदे को बोला जाता है ड्रॉवर, जो एक्सेप्ट करता है बाद में उसको बोलते हैं ड्रॉवी। एम आई क्लियर? जब आप नया बिल इशू करेंगे इसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, सामने वाला जो एक्सेप्ट करता है वो इसको बोलता है बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल असेट होता है, बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है। असेट्स आर डेबिटेड, लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। एम आई क्लियर? हमें फिर इशू करने की भी एंट्री डालनी पड़ेगी बिकॉज इट इज अ प्योर असेट। इशू करने की एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या करें? टू मतलब पुराने असेट्स को बंद कर दो बिकॉज अ बेटर असेट्स हैव कम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी। सिमिलरली पुरानी लायबिलिटी को बंद कर दो, नई लायबिलिटी को क्रिएट कर दो, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। एंड फाइनली जिस दिन ड्यू आएगा, जिस दिन समय आएगा उसको बोलते हैं ड्यू डेट। उस ड्यू डेट पे हमें पैसे मिल जाएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, हम पैसे दे देंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। एम आई क्लियर? आपको पता है बच्चों, कॉन्सेप्ट्स बोलते बोलते मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री सिखा दी, और इस जर्नल एंट्री के थ्रू हमने जर्नल एंट्री सीख लिया, पार्टीज इन्वॉल्व के नेम सीख लिए, इसके अलावा हमने एक केस स्टडी कर लिया, और इस पर्टिकुलर केस का नाम है, जिसको मैंने एग्जाम्पल के बोल के आपको पढ़ाया था, इसका एक्चुअली ये केस 1 है इस चैप्टर का। इसका मतलब है, और जो मैंने पढ़ाया बस मैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिख रही हूँ, देखेंगे और कहोगे मैम सेम टू सेम आपने वो पढ़ाया है। देखो, व्हेन बिल इज issued by the drawer, बिल किसने इशू किया? ड्रॉवर। एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी एंड बिल इज retained with drawer till ड्यू डेट। बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास। कब तक? ड्यू डेट तक। दिस इज योर केस 1। हम ऐसे कितने केसेस बनेंगे? ऐसे सिर्फ 4 केसेस है, और अगर ये केस 1 समझ आ गया ना, केस 2, केस 3, केस 4 बहुत आसान है। 1 में टाइम लगता है, 2, 3, 4 तो यू झटके में हम निकाल लेंगे बेटा फटाफट। आई होप द केस 1 इज क्लियर। बिल इशूड बाय द ड्रॉवर, accepted by the drawee and till due date bill is retained by the drawer। तो जिसके पास बिल रहता है पेमेंट उसको मिलता है। मैम आपको पता है आप जब पढ़ा रहे थे ना, हमने आपके पीडीएफ में एक लाइन पहले ही पढ़ लिया था। आपने कहा था, वहां लिखा हुआ था मैम 3 पार्टीज होते हैं, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पे। और आप कह रहे हो आपने मेजर पार्ट पढ़ा दिया, और दिख तो हमें 2 ही पार्टीज रहे हैं। गाइज आपको पता है पे छुपा हुआ रहता है, पे को ढूंढना पड़ता है, और पे ढूंढने का तरीका बताऊं क्या? कभी भी किसी बच्चे को नहीं पता है, तुम बता दो, बता सकते हो? जिसको लास्ट पेमेंट मिलता है बीआर का, मतलब हु रिसीव्स द कैश अगेंस्ट द बीआर, ही इज द पे। अच्छा, तो मैम हमारा जो ये केस 1 है उसमें ड्रॉवर मिस्टर ए है, परफेक्ट। ड्रॉवी मिस्टर बी है, सुपर्ब। पे, एक बार फिर से बोलूं क्या? जिसको पेमेंट मिलता है एट द एंड, जिसको उसका कैश मिलता है, जिसको बीआर के अगेंस्ट का कैश मिलता है, बीआर के अगेंस्ट का कैश मिलता है, मतलब उसके बुक्स में बीआर बंद होना चाहिए, कैश आना चाहिए, ही इज द पे। ओके मैम, अगेन देन मिस्टर ए इज द पे, यस। अब आप कहोगे मैम ये भी गलत हो गया, फिर तो क्वेश्चन ने 3 लोग क्यों बोला? 2 से ही काम चल जाता, बिकॉज ड्रॉवर ही तो हमेशा पे ही होंगे। रॉन्ग, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ड्रॉवर हमेशा पे नहीं बनेगा, और ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, ड्रॉवर हमेशा पे नहीं बन सकता। आपको उसके लिए केस 2, केस 3, केस 4 पढ़ना पड़ेगा। इसलिए फिलहाल हमेशा याद रखना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी इन्वॉल्व है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे। जो बिल इशू करता है ड्रॉवर,
जो बिल एक्सेप्ट करता है ड्रॉवी, एंड जिसको उस बिल का फाइनल पेमेंट मिलता है ही बिकम्स योर पे. मैक्सिमम टाइम्स a drawer will be a pay if he retains the bill with him, but if he endorses the bill, discounts the bill, sends the bill for collection, he will not be the pay. The pay changes. इसीलिए the parties involved are 3. चलो, coming back to my notes. Drawer, drawee, pay. दिखा क्या बच्चों आपको? Drawer, drawee, pay. Due date I have not discussed, that will I'll discuss later. ये जर्नल एंट्री सारी मैंने यहाँ लिखी है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप यहाँ से पढ़ो. ये सारी जर्नल एंट्रीज मैं आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिख के समझाना चाहती हूँ, बिकॉज आई बिलीव इन दैट जर्नल एंट्री देख के नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सुन के भी नहीं होता. मैं समझाऊंगी, आप सुनोगे एंड देन आप उसको लिखोगे, तभी आपको जर्नल एंट्री आएगी. अदरवाइज मैं चाहती तो मैं फटाफट बोल देती बिल इशू ये एंट्री, बिल एक्सेप्टेड ये एंट्री. नो, अब आप खुद आईज क्लोज करके एक बार 2 मिनट पॉज करके सोचो कि आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज याद हो गई क्या. आई प्रॉमिस हो गई होगी. अगर सच में प्रॉमिस अगर आपको लग रहा है कि आपको हो गई, एक बार ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि येस मैम हमसे हो गया, हमें आ गया. एंड ट्रस्ट मी, दिल के किसी कोने में आपको पता है, आपको याद है जर्नल एंट्री. एक्सेप्टेड, राइट इन द कमेंट बॉक्स, लेट मी नो अगर समझ आ गया. अब इसी को मैंने बहुत सारे केसेस में कन्वर्ट किया है, एंड आप बोलोगे मैम ये ट्रेड बिल क्या है, सब बातें बताऊंगी. मैंने जितने भी केसेस हैं वो मैंने एक टेबल में, एक चार्ट में देखो यहाँ पर कर दिया है, और वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ थ्रू माय केस स्टडी, इंडिविजुअल केसेस, वेयर इंडिविजुअल केसेस विल बी कवर्ड, सो दैट एग्जाम में कोई भी केस आए हमारे बच्चे कर लेंगे. चलो अब आ जाओ. तो अभी आपने केस किया, अब मैं इसको एग्जाम्पल का नाम नहीं लूंगी. कैन आई मूव टू केस 2? यस मैम. अब मैं केस 2 में मूव कर रही हूँ. ध्यान से इस केस का मैं टाइटल दे देती हूँ बेटा, बिकॉज अब आपको समझ आ गया है कि वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग थ्रू स्टोरी, मैम इज कमिंग टू द मेन पॉइंट. चलो केस 2. बिल, देखो मैं क्या लिख रही हूँ, और बेटा ये याद नहीं करना है, कॉमन सेंस जो लिख रही हूँ उसको सिर्फ मैं एग्जाम्पल में थ्रू आपको लिखा भी दूंगी. बिल इशूड बाय, आपके लिए इजी करने के लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे लिख देती हूँ. बिल इशूड बाय ड्रॉवर, ओके. बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी. एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है मैम एक्सेप्टेंस जरूरी है क्या? हाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या पढ़ रहे हैं अपन लॉ में? जब दोनों पार्टी का साइन होगा तभी तो वो वैलिड होगा, और वैलिड होने के लिए अगर मेरे को सिर्फ लिखना अलाउड है, सामने वाले की एक्सेप्टेंस जरूरत नहीं है, तो हम तो कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी कर सकते हैं बेटा. एक्सेप्टेंस है ना? यस. बिल, आगे एक वर्ड सुनना, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है तो इंग्लिश वर्ड ही अकाउंट्स में ज्यादा यूज होता है, बट इसका मतलब हिंदी में समझना जो मैं आपको बताऊंगी. बिल endorsed बाय ड्रॉवर टू एंडोर्सी. मतलब सुनो, ये कितने भारी भारी वर्ड दे देता है इंस्टीट्यूट यार, अपने को ही नहीं समझता. सिंपल प्लेन भाषा में बेटा, अपन तो देसी आदमी लोग हैं, देसी भाषा समझती है. बिल हमने किसी और को ट्रांसफर कर दिया. अच्छा एक चीज पूछो क्या, अगर आपसे कोई कुछ मांगने आता है कि यार मेरे को ये दे दे, मेरे को ये दे दे, कुछ भी घर में रिश्तेदार आपसे कुछ मांगते हैं, तो वो आपसे आपका असेट मांगते हैं या लायबिलिटी मांगते हैं? मैम दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आप हमारी लायबिलिटी लेगा. मान लो मेरे ऊपर हाउसिंग लोन चल रहा है 5 करोड़, तुम लोगे क्या ये सोच के कि स्नेहा मैम आप हमारे गुरु, हम आपका 5 करोड़ का लोन ले लें? नहीं बेटा, कोई नहीं लेता. बट अगर मैं अपना 5 करोड़ का घर तुम्हारे नाम कर दूं, लोगे ना? यस मैम, खुशी खुशी ले लेंगे. फिर तो हम पूछेंगे भी नहीं क्या रिश्तेदारी क्या है, स्नेहा मैम ने हमारे नाम किया, ले लो. इसका मतलब असेट्स आर ट्रांसफरेबल, लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफरेबल. असेट एक दूसरे को दे सकते हैं, लायबिलिटी एक दूसरे को दे नहीं सकते. तो कम टू द पॉइंट, बिल्स रिसीवेबल इस चैप्टर का असेट है, वो हम किसी और को दे सकते हैं. बस बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी. लायबिलिटी कोई भी नहीं लेगा बच्चा, कौन लेगा लायबिलिटी हमारी? तो याद रखना इस चैप्टर में बिल्स रिसीवेबल इज ट्रांसफरेबल, बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, इट्स नॉट ट्रांसफरेबल. अच्छा मैम,
अब ये वाला केस समझने के लिए ये टर्म बहुत जरूरी था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, व्हाट इज ट्रांसफरेबल, व्हाट इज नॉट ट्रांसफरेबल। चलो फिर से इसके लिए बेटा अपने को 3 कॉलम लगेगा, ए बी सी। आप चाहो तो मैं नाम चेंज कर देती हूँ, बोरिंग नेम नहीं लेते बेटा, आजकल के करंट नेम्स लेते, कुछ भी ऐसा जो आपका मन करे। नहीं ना मैम, आपका जो मन करता है। चलो बेटा, मेरा तो फेवरेट आपको पता है ना, हमारे एग्जाम्पल्स में बहुत सीधे सीधे एग्जाम्पल्स होते हैं। चलो हियर वी टेक द सेम एग्जाम्पल, सेम नेम, सिर्फ हम इंडोर्स ही बढ़ा देंगे। वी हैव मिस्टर ए, अनदर नेम वी हैव मिस्टर बी, एंड द लास्ट वन वी हैव इज बच्चा मिस्टर सी। चलो एक बार उनके नेचर को भी वापस लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिस्टर ए इज अ ड्रॉवर। एक बार बताओ ड्रॉवर क्या होता है? यस, जो बिल को इशू करता है। वी हैव मिस्टर बी हु इज अ ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है। एंड वी हैव मिस्टर सी हु इज अ एंडोर्सी। एंडोर्सी कौन होता है? मैम एंडोर्सी वो होता है, सोचो, जिसके पास बिल ट्रांसफर होके पहुंचता है। सिंपल। यस मैम। चलो ट्रस्ट मी, वापस सेम चीज बोलूंगी। मैं नहीं चाहती उसको बार बार समझाना, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे अब इंटेलिजेंट है, समझ गए होंगे। मिस्टर ए ने एज यूजुअल मिस्टर बी को माल बेचा होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का होना जरूरी है, तो उस एंट्री को लिख लो। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मिस्टर बी क्या करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। करेक्ट। मिस्टर ए को मिस्टर बी पे भरोसा नहीं है, इसलिए उसने बिल इशू किया और मिस्टर बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। बिल्स रिसीवेबल एब्रिविएशंस देखेंगे बेटा। टू, पुराना असेट बंद करो मैम, मिस्टर बी। करेक्ट। पुरानी लायबिलिटी बंद कर दो मैम। करेक्ट, वेरी गुड बच्चों। एंड क्रिएट अ न्यू लायबिलिटी विच इज इन द नेम्स ऑफ बिल्स पेबल। perfect, everyone is going fantastic। बस सजाना पड़ता है बेटा, नहीं सजाऊंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगा और मुझे ये पसंद नहीं है, बट ठीक है। आप कह रहे मैम मिस्टर सी के बुक्स में क्यों नहीं एंट्री कर रहे? तुमको ही पता है अभी मिस्टर सी इन्वॉल्व ही कहाँ है भैया, किसी की भी बुक्स में एंट्री कर देंगे क्या? उसके साथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए ना, इन्वॉल्व ही नहीं है। वैसे इन्वॉल्व होगा तभी तो कुछ होगा, वरना कैसे कुछ होगा। चलो आगे चलेंगे। नाउ कम टू द थर्ड केस। ध्यान से देखना, मुझे बताओ असेट किसके पास है? असेट मिस्टर ए के पास है। लायबिलिटी किसके पास है? मिस्टर बी के पास। व्हाट इज ट्रांसफरेबल? असेट। व्हाट इज नॉट ट्रांसफरेबल? लायबिलिटी। यस मैम, बात समझ आ गई। सोचो, मिस्टर ए अपना असेट दे रहा है किसको? मिस्टर सी को। क्यों देंगे बेटा? ऑब्वियसली मिस्टर सी पक्का से मिस्टर ए के बुक्स में लायबिलिटी रहा होगा और हम अपनी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं अपना असेट देके। सुनो ना, अगर नहीं समझा तो वापस सुनो ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मुझे आपसे फीस लेनी है एंड बाय चांस आपके पास फीस देने के लिए कैश नहीं है, तो आपने कहा स्नेहा मैम लाइक मेरे ना कैलकुलेटर की दुकान है, हम आपको 100 कैलकुलेटर भिजवा देते हैं बिकॉज हमारे पास कैश नहीं है पेमेंट के लिए। इट वर्क्स। मैं कैलकुलेटर ले लूंगी और फिर मैं कैलकुलेटर अपने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी क्लास पे, बिकॉज एनीवेज आई नीड दैट कैलकुलेटर, तो मेरे लिए फायदा ही है। अगर कैलकुलेटर भी आ गया इट्स ओके, पैसे आने से मतलब है। सिमिलरली लॉजिकली तो मिस्टर सी को पेमेंट कैश में जाना चाहिए था, चेक में जाना चाहिए था। हो सकता है मिस्टर ए के पास फैसिलिटी ना हो, कैश अवेलेबल ना हो। उसने क्या कहा मिस्टर सी से कि भाई मेरे पास बीआर है, एक फॉर्म ऑफ असेट है, आप वो ले जाओ मेरे पास से, पेमेंट क्लियर हो जाएगा। तो याद रखना, मेरे पास से, किसके पास से? मिस्टर ए के पास से क्या निकलेगा? बीआर। और हम ये बीआर क्यों दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? मिस्टर सी को। और मिस्टर सी क्या रहा होगा? पक्का मिस्टर सी मेरी लायबिलिटी है मैम, तभी तो हम उनको असेट दे रहे हैं अपना पेमेंट क्लियर करने के लिए। तो मिस्टर सी को पेमेंट क्लियर करने के लिए हम अपना असेट दे रहे हैं, तो मिस्टर सी का भी पेमेंट क्लियर हो जाएगा और हमारे पास से असेट चला जाएगा। दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। बच्चों बी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी,
ये थोड़े इन्वॉल्व है एंडोर्समेंट में, समझा? यस मैम। अब बताओ सी के बुक्स में क्या होगा? मैम सी के पास बिल्स आया, करेक्ट। तो इसके लिए एक असेट, ये इसके पास आ गया। असेट तो असेट ही रहेगा ना, जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट करेगा, जिसके पास आ रहा है वो डेबिट करेगा। और बच्चों एक बात बताओ, आपने बिल्स रिसीवेबल क्यों लिया? पक्का मिस्टर ए से पैसे लेने थे? अगर वो कैश लेता तो आप क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। हाँ, उसने कैश की जगह बीआर दे दिया, बीआर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। तो मिस्टर ए मेरा असेट रहा होगा, उससे कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, चेक आता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। ना कैश आया ना चेक आया, उस बंदे ने बिल्स दे दिया, पकड़ा दिया, ले लो भैया। भैया धंधे में जो मिल जाए ना ले लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर कैश नहीं आ रहा, चेक नहीं आ रहा, जो भी एसेट आ रहा है वो ले लो, दिया आ रहा है ले लो, और अपने पुराने एसेट्स को फ्री कर दो। ध्यान से देखो, याद रखना बीआर ही रहेगा ट्रांसफर करने के बाद भी, वो बीपी वीपी नहीं बनता, वो सब मत कर देना मेरे बच्चों। अब अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे ना, मैं एक चीज दिखा रही हूँ। मिस्टर बी कैंसिल, डेबिट क्रेडिट, बी आर कैंसिल, था मेरे पास बीआर, दे दिया। और मिस्टर सी पहले कभी लायबिलिटी रहा होगा, पहले इन ट्रांजैक्शन से पहले, उसको डेबिट करके मैंने उसको भी कैंसिल कर दिया। मैम अब हमें समझा आप क्या बताना चाह रहे हैं? यस। ड्यू डेट पे अब मुझे बताओ बेटा पैसा किसे मिलेगा? वेरी गुड मैम, आपने अभी हमें कहा था जिसके पास बीआर है, जिसके पास बीआर होता है पेमेंट हमेशा उसको मिलता है। तो बीआर किसके पास है? सी के पास। तो ड्यू डेट पे पेमेंट किसको मिलेगा? सी को। अब सी क्या बन जाएगा? पेई। तो बॉल पेमेंट के डेट पे इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, इसको पैसा मिलेगा ही नहीं। यस। देने वाला बताओ क्या एंट्री करेगा? बीपी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म, और मैंने पेमेंट कैश में कर दिया। किसको किया वो मैटर नहीं करता ड्रॉवी को, ड्रॉवी हमेशा उसको पेमेंट करता जो बीआर की चिट्ठी अपने पास लेके आता है। तो बीआर की चिट्ठी किसके पास है? सी के पास। तो पेमेंट भी किसके पास जाएगा? सी के पास। सी को पेमेंट मिला, एंट्री बोलो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, असेट आया। यस। और क्यों आया? बिकॉज इसके पास बीआर था। अब इस बीआर ने पैसे दिलवा दिए तो आई हैव टू क्लोज इट, आई हैव टू क्लोज इट। तो बच्चों अब हम इस बीआर को क्या कर देंगे? बांध। चलो अब इस जर्नल एंट्री का चेंज बताओ। यस। केस 2 में ड्रॉवर मिस्टर ए है, ड्रॉवर मिस्टर बी है बच्चा, बट पे मिस्टर सी बन जाएगा। तो माइंडेड बच्चा, ड्रॉवर वो है जो बिल लिखता है, ड्रॉवी वो है जो बिल एक्सेप्ट करता है, पे वो है जिसको पैसा मिलता है अगेंस्ट बीआर। वो कौन होगा? डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन। यहां तक बच्चों समझ आ गई क्या बात? एक बार जो पढ़ा है वो क्विकली रिवाइज कर देती हूँ इंडोर्समेंट में। अच्छा बच्चों का एक क्वेश्चन है, मैम कैन देयर बी ओनली वन एंडोर्सिंग? नो, सी डी को दे सकता है, डी ई को, ई एफ को, चलता रह सकता है ये सिस्टम। इंडोर्समेंट कैन बी एन नंबर ऑफ टाइम। सिर्फ मैंने एक सीक्वेंस से आपको इंडोर्समेंट सिखाया जब ए ने सी को दिया। सी डी को दे सकता है, डी ई को, ई लीला को, लीला शीला को, कुछ भी हो सकता है भाई, एनीथिंग इज पॉसिबल, बट आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल। अगेन आई रिपीट, ए बी को माल बेचेगा, सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री। ट्रस्ट नहीं है, बी आर इश्यू करेंगे, बीपी एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, एक बेटर असेट, एक बेटर लायबिलिटी का क्रिएशन विच ऑलवेज क्लोजेस द ओल्ड असेट एंड ओल्ड लायबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है? जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद बच्चों हम एज अ ड्रॉवर, मेरी कोई पुरानी लायबिलिटी हो सकती है जिसको पे मैं अपने बीआर से कर रही हूँ, इट्स ओके, फेयर इनफ, बीआर इज ट्रांसफरेबल, मेरे पास से बीआर जाएगा, मेरी लायबिलिटी भी कम होगी।
उसके पास बीआर आएगा, किसके पास, इंडोर्सी के पास, और उसका असेट भी कम होगा। जब समय आएगा पैसे लेने का, ये मुद्दे वाला बात है, कौन किससे पैसे लेने जाएगा, इसको ट्रैक रखने के लिए, उसको कैच करने के लिए, उसको हमेशा देखने के लिए, हमेशा देखना लास्ट बीआर किसके बुक्स में है जो कैंसिल नहीं हुआ। लास्ट बीआर हमारे केस में सी के बुक्स में था, बिकॉज ए की बुक्स में तो कैंसिल हो गया था। तो पैसे हमेशा कौन लेने जाएगा, सी लेने जाएगा बी से, और बी को कोई मतलब नहीं है कौन दरवाजे पे खड़ा है, बी को मतलब है उसके पास बीआर की चिट्ठी होनी चाहिए, वो उसको पैसा पकड़ा देता है। देखो ध्यान से, और बेटा कब कैसे कौन अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, चेक कर लेना इन्वॉल्वमेंट किसका है बेटा, सबका इन्वॉल्वमेंट है, जिसका इन्वॉल्वमेंट है उसकी उसकी बुक्स में एंट्री होगी, सबकी बुक्स में मत कर देना, जिसकी बुक्स में इन्वॉल्वमेंट है उसकी बुक्स में। और इसीलिए बच्चा मैं इस तीनों कॉलम को साइमल्टेनियसली सिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे जर्नल एंट्रीज इधर 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 कैसे मूव होती है। मैं चाहती तो पहले ए का करती, फिर बी का, फिर सी का, बट इंटेंशनली ए बी सी साइमल्टेनियसली किया सो दैट यू कैन सी हाउ द जर्नल एंट्रीज आर मूविंग। गाइज देखो इसके दो और केस बनते हैं, बट फिलहाल सिंस एकदम बिगनिंग ऑफ द सेशन में आप लोग मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड बर्डन नहीं दे सकती, इसलिए जो चैप्टर पिक किया है वो भी मॉडरेट लेवल का पिक किया है, उसकी जो बातें भी है वो आप तक समझ सकते हो, और आपको ये आ भी जाता है बेटा बिकॉज मुझे पता पड़ेगा। स्टार्टिंग के बेटा कुछ दिनों तक मे बी अ मंथ हम मॉडरेट टॉपिक्स लेंगे, वंस यू आर कंफर्टेबल विथ मी एंड यू अंडरस्टैंड माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, फिर अगले महीने की जो वीडियोस आएंगे दोज विल बी टेकिंग केयर ऑफ द हेवी टॉपिक्स। बट ट्रस्ट मी तब तक आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं। अभी मैं इस सेशन को ख़त्म करूँगी बेटा, रोज़ मिलते रहेंगे, इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, एंड यू नो अगेन आई एम टेलिंग माई सेल्फ सी एस नेहा, एंड हम मेरी पूरी टीम है जो लॉ, डीटी, आईडीटी, कॉस्टिंग, इन सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आप तक पहुंचा रही है। आप उन सब के सारे फैकल्टीज़ के भी वीडियो देखिए, आपको कुछ भी डाउट है आप हमारी सेल्स टीम को कॉल करिए, वो आपकी बात हमसे करा देंगे, और your all the queries will be reverted, none of the queries will be unanswered, and trust me एक बार आपने ये लेक्चर्स ले लिया, हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आप बेचने के बाद भी post sale also will be providing you any, will be providing all those services especially regarding to your doubt sessions, so that आपकी कुछ भी डाउट अनआंसर न रहे और आपको ऐसा न लगे गूगल ड्राइव से बेटर ऑफलाइन क्लास होती। ट्रस्ट मी यू विल टेल अस कि मैम गूगल ड्राइव सेशन लेके इट वॉज अ ब्लेसिंग टू अस। चलो तब तक के लिए सी एस नेहा आपसे लेती है अलविदा। स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड, एंड रोज इसी तरह हमारे लेक्चर सुनते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों। हेलो सीएमए इंटर के बच्चों, कैसे आप लोग सब? आई होप यू गाइज आर जस्ट फैंटास्टिक, ऑसम, आउट ऑफ द वर्ल्ड। चलो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उस चैप्टर में हमने ऑलरेडी 2 केसेस डिस्कस कर लिए थे। बिफोर आई मूव टू पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, हमने जो पढ़ा है पहले विल हैव अ क्विक रिविजन ऑफ इट, फटाफट हम उसको रिवाइज करेंगे, एंड उस रिविजन के दौरान प्लीज आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, सारी जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे ताकि आपको परमानेंटली दिमाग में रिटेन हो जाए। एंड आई प्रॉमिस मैं आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज परमानेंटली आपके दिमाग में रिटेन करा के छोड़ूंगी, और आपको पता है ये हो रहा है, आपको एंट्रीज याद है, जस्ट एक बार वापस अगर मैं आज ब्रशअप करा दूंगी तो हमेशा के लिए वो फिक्स हो जाएगा। हमारे लेक्चर में हमेशा एक स्टाइल और एक तरीका फॉलो होगा, हम जो भी पहले का पढ़ चुके उसका हम रिविजन करेंगे फॉर एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने सबसे पहले पढ़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लेक्चर 1 पार्ट 1 में हमने जो भी पढ़ा है, पहले मैं उसके लेक्चर में अपने कोई भी नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैं आपको वो रिवाइज करवाऊंगी, एंड फिर हम आगे के सब्सिक्वेंट नए कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे बेटा, अगर आपको याद है। बिल इशू कौन करता है? ड्रॉवर। रहता किसके पास है बेटा? लास्ट ड्यू डेट तक ड्रॉवर ही अपने पास रखता है, एंड ड्रॉवर से जाके पेमेंट ड्यू डेट पे ले लेता है। वो केस मैंने डिस्कस किया था। सिंस बिल इशू भी ड्रॉवर करता है, बिल एक्सेप्ट ड्रॉवी करता है, बिल रहता किसके पास है? ड्रॉवी के पास टिल द ड्यू डेट, तो इसमें 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व थी, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। एंड सिंस जिसको पेमेंट मिलता है ही इज नोन एज अ पेई, हमारे केस में इस पर्टिकुलर केस में ड्रॉवर ओनली रिमेन्स द पेई बिकॉज पेमेंट उससे मिलता है। और इसकी जर्नल एंट्रीज मैंने डिस्कस की थी।
एक पॉइंट मैंने कहा था जो आप सबको रिटेन करना है, किसी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर का जन्म तभी होगा व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन। एंड ट्रांजैक्शन कौन सा होना चाहिए? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब वहां पर उधार होना चाहिए, तभी तो हम इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेंगे। अदरवाइज जो भी ट्रांजैक्शन कैश या बैंक से सेटल्ड हो चुके हैं वहां पर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लेते। यहाँ पर मैंने जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी कि बिल इशू करने वाला बंदा क्या एंट्री करता है? बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। बिल एक्सेप्ट करने वाला बंदा क्या करता है? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेपर। एंड ड्यू डेट पे फाइनली वो सेटल होता है, पैसा मिलना है और पैसा देना है। पैसे मिलने वाला बंदा क्या करता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। देने वाला बंदा क्या करता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चों प्लीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से याद रखना, हमेशा बिल्स रिसीवेबल इज अ मोर हैवी असेट देन एनी अदर असेट। बिल्स पेबल इज अ मोर पावरफुल लायबिलिटी देन एनी अदर लायबिलिटी। इज द पॉइंट क्लियर? एंड दिस इज द रीजन बिल्स रिसीवेबल पुराने असेट को बंद करता है, बिल्स पेबल पुराने लायबिलिटी को क्लोज कर देता है। चलो फिर हमने केस 2 भी डिस्कस किया था इसका, जहां पर वी हैड दिस केस इज नोन एज एंडोर्समेंट। इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं होते, दो से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द केस कितनी बार हमने अपने बीआर को ट्रांसफर किया है। इस केस में समझाने के लिए हमने 3 लोगों को इन्वॉल्व किया था, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड द लास्ट पर्सन जिसको हमने बिल एंडोर्स किया था, हु इज नोन एज अ एंडोर्सी। इज द पॉइंट क्लियर? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दिस, बीआर ट्रांसफरेबल होता है। मैंने कहा था ना, असेट्स कोई भी ले लेता है बेटा, लायबिलिटीज आर नेवर ट्रांसफरेबल। Assets are transferable and so do bill receivable is an asset, so it is transferable. तो बच्चों जब ड्रॉवर ने ये बिल किसको दिया? यस एंडोर्सी को। तो ड्रॉवर के पास से बिल निकलेगा, एंडोर्सी के पास जाएगा, और अब बिल किसके पास पहुंच गया? एंडोर्सी के पास। गुड। तो ड्यू डेट पे कौन पेमेंट लेगा? एंडोर्सी पेमेंट लेगा ड्रॉवी से। तो गाइस अगर आप जब भी इस चैप्टर को पढ़ो ना, इसको एक स्टोरी के थ्रू कंस्ट्रक्ट करो। किसने बिल इश्यू किया, किसने एक्सेप्ट किया, किसके पास बिल अब पहुंच गया, किसके पास से बिल निकला। जस्ट क्रिएट योर ओन स्टोरी, अपने आप इसकी जर्नल एंट्रीज लाइन पे आ जाती है। इसको लाइन अप करने का एक ही तरीका है, बिल्ड अप योर स्टोरीज, जो मैंने किया था। चलो एज हमने केस 1 और केस 2 पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया, मैंने उसको वापस आपको रिवाइज करा दिया। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? केस 3 एंड केस 4। केस 4 इतना रेलेवेंट नहीं होता, फिर भी मॉड्यूल में दिया हुआ है, पढ़ना हमारा फर्ज है, बिकॉज मॉड्यूल में जो कुछ भी दिया है हमें 100% पढ़ के जाना चाहिए। हाँ इंपॉर्टेंट नहीं है ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। केस 4 इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिया है इतना पढ़ लेंगे कि इन वर्स्ट सिचुएशन अगर एग्जाम में आया तो अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट विद केस 3। चलो सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे और मेरे साथ प्लीज लिखेंगे, हम नोट्स बनाएंगे अकाउंट्स के। केस 3 लिखेंगे। एक बच्चा मुझसे कह रहा है कि मैम ये सारे जितने भी जर्नल एंट्रीज आप क्लास में हमें कह रहे हैं लिखने को, वो ऑलरेडी आपने अपने पीडीएफ में दिया है। अग्रीड, बट प्लीज अपने नोट्स बनाएंगे। एग्जाम से पहले ये वाली चीज अगर आप फटाफट देख लोगे ना, जो आपने अपने हाथ से लिखा है वो हमेशा आपको रिटेन करेगी, आपके दिमाग में रहती है। तो मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ लिखो। केस 3 का नाम क्या बच्चा? सिंपल, यस वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों को पता है केस 3 का नाम क्या है, बिल। बच्चा इशू कौन कर रहा है? ऑब्वियसली मैम हमेशा हमारे सम में, इस पूरे चैप्टर में इशू विल ऑलवेज बी ड्रॉवर। अच्छा बिल एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बेटा बिल इज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉवी। परफेक्ट परफेक्ट सुपर। अब यहाँ पर जो चेंज है जिसके कारण ये केस बाकी दो केसेस से अलग हो रहा है, वो केस ये है कि ये ड्रॉवर ना बच्चा, कभी इसको कैश या फंड की अर्जेंसी आ जाती है, इस कारण से ये इस बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करा लेता है। इसलिए इस केस 3 को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल फ्रॉम बैंक। अगेन इट इज योर वे, आप कैसे भी बोल सकते हो, बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटिंग, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, इट इज योर वे आउट। बट मुद्दा ये है बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया गया। अच्छा अब बच्चे कहेंगे वाई ओनली बैंक मैम? हम किसी नॉर्मल किसी भी आदमी के पास जाके उस बिल को दे दे और हम उसको कहें भाई ये बिल रख ले, मुझे पैसे दे दे। बेटा पहली बात याद रखना, कोई बंदा आपकी क्यों मदद करेगा वो थोड़ी जानता है ड्रॉवी को। बाई चांस बेटा मेरा बीआर है, मैं आपको दे दूं कि आप लोगे क्या?
मुझे पैसे की ज़रूरत है, दे दो पैसे। आप कहोगे स्नेहा मैम हम आपको जानते हैं, हम आपके ड्रॉवी को नहीं जानते, हम क्यों आपके भी आपस में लेन देन करें पैसे का, क्या पता आपका ड्रॉवी मुझे टाइम पे पैसे ना दे तो मेरा पैसा फंस जाएगा। तो बेटा इस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए एक ही एंटिटी है, बैंक, अपना बैंक। और आपको पता है ये बैंक ऐसी एंटिटी है जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ फंड्स। तो उसी तरह हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एक ही एंटिटी के पास है, हमारा प्यारा बैंक। तो ये बैंक के पास आप पहुंचो, अपना बिल्स लेके जाओ, वो इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको फंड अरेंज करके देगा। तो मेक श्योर आपके पास अगर कभी फंड की जरूरत आई, कब, ऑब्वियसली ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट पे तो फंड की जरूरत नहीं आएगी ना बच्चा, ड्यू डेट से पहले। यस मैम, ड्यू डेट पे अगर फंड की जरूरत है तो ड्यू डेट पे तो ऑटोमेटिकली ड्रॉवी आपको दे ही देगा ना। तो ये केस कब आएगा, जब आपको ड्यू डेट से पहले फंड की जरूरत है। उस सिचुएशन में इंस्टीट्यूट कहता है बैंक के पास जाइए, बैंक डिस्काउंट करके देगा। क्यों करेगा वो मैं बताऊंगी। इज द पॉइंट क्लियर? चलो, यहां पर अगर कोई आपसे पूछे तो कितने पार्टीज इन्वॉल्व है, ड्रॉवर, ड्रॉवी, बैंक। अच्छा बेटा आपको एक बात बताऊं, नहीं अभी नहीं बताऊंगी, वेट करो, एक सस्पेंस है वो मेरे को आपको एकदम अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म होते ही मैं पूछूंगी भी, अगर आपने आंसर किया तो ठीक है, नहीं तो मैं ये सस्पेंस डिस्क्लोज कर दूंगी। तो अगेन 3 पार्टीज आर इन्वॉल्व, ड्रॉवर, ड्रॉवी, बैंक। बच्चे कह रहे हैं मैम एक साथ ऐसे ड्रॉ करना जरूरी है क्या, एक साथ हमें लिखना जरूरी है क्या? यस बच्चा, इट इज कंपलसरी। एक साथ करेंगे ना बच्चा आपको ही फायदा होगा। आपको एग्जाम में कोई भी बुक्स मांगे, आपको पता है कि इंडिविजुअली उन तीनों केसेस में क्या एंट्री होती है, और जब आप साइमल्टेनियसली तीनों केस को हैंडल करते हैं ना बच्चा, तो हमेशा कोरिलेशन स्टोरी फिट होती है। मैम एग्जाम में तो एक ही बुक मांगी तो, अरे भाई तो भी टेंशन मत लो, ये तरीका आपको परफेक्ट करने के लिए है। आप खुद ही ट्राई करके देख लेना कि आपके दिमाग में जब स्टोरी चलेगी तो जैसे जैसे वो स्टोरी चलेगी आपको समझ आ जाएगा इसकी बुक में करना है, इसकी बुक में नहीं करना है, ये मांगी नहीं है, इसलिए आप इसकी टेंशन मत लो, वो मुझ पर छोड़ दो। आई एम प्रीटी श्योर ये बात आपको समझ आ चुकी है, और आपको जब करने की नौबत आएगी ट्रस्ट मी एकदम 100% सही होगा वो। अच्छा स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले एज यूजुअल हमारा कॉन्सेप्ट फिक्स है, ट्रांजैक्शन का होना बहुत जरूरी है, विदाउट ट्रांजैक्शन देयर इज नो वर्थ इट। चलो ट्रांजैक्शन, मैम बिल कैन नॉट बी अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, नो बेटा, पहले क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, उसके बाद ही बिल का जन्म होगा ना भाई। हमारे बीच में ट्रांजैक्शन ही नहीं है, कैसे बिल इशू कर लोगे? यस चलो मैम नाम रखे क्या, चलो नाम रख लो मिस्टर ए, मिस्टर बी। हाँ ड्रॉवर ड्रॉवी बोलने पे बहुत बार ऐसे टंग घूम जाता है, मैं बोलती हूँ ड्रॉवर, तुमको सुनता है ड्रॉवी, इसीलिए सबसे सेफ है नाम लिख लो, मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा, वही बचपन की एंट्री रट गई है मैम, हमें रट गई है, फिर भी बोल दो, मेरे लिए बोल दो क्या एंट्री है। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फैंटास्टिक, करेक्ट। मिस्टर बी क्या एंट्री करेगा, ऑब्वियसली उसके लिए परचेज है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। अच्छा आप में से जो भी बच्चा बैंक की एंट्री बोलेगा ना, सच में उनके घर पे चॉकलेट कोरियर करूंगी। वेरी गुड, बैंक की एंट्री होती कहाँ है, बैंक इन्वॉल्व ही कहाँ है? मैम आपने पिछली क्लास से बताया था जो 2 लोग इन्वॉल्व है उनकी बुक्स में एंट्री देखो, बाकी आजू बाजू वाले लोग से मेहमान है, आ रहे हैं, खाएंगे जाएंगे, उनको कुछ नहीं करना। चलो अब ए ने बी पे बिल इशू किया, बिकॉज भाई ए को बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब गाइज ये वाला केस समझाने के लिए ना मैं एक अमाउंट का अजम्पशन ले रही हूँ 10,000 का, ताकि आपको समझ आए। तो आप चाहो तो मैं स्टार्टिंग से लिख देती हूँ, माल बेचा भी 10,000 का है, माल खरीदा 10,000 का है, सिंपल। तो नया बिल भी कितने का इश्यू होगा बेटा, 10,000 का बिल इशू करो। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक हेवी असेट है जो पुराने असेट को दाब देता है, टू मिस्टर बी, क्या ना इसे 10,000, 10,000, ओके समझ आ गया क्या? यस मैम आगे चलो फटाफट। अरे रिलैक्स बेटा रिलैक्स, हमें समझ के जाना है बेटा, लोड नहीं लेना है। चलो पुरानी लायबिलिटी को बंद करेगा मिस्टर बी, और बेटर और मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर ऑथेंटिक, लायबिलिटी लायबिलिटी होती है बट ठीक है बोल लो ना, याद हो जाता है। मिस्टर ए को बंद कर देना, मिस्टर ए को बंद मत करना, मिस्टर ए के खाते को बंद कर देना भाई। टू बिल्स पेबल अकाउंट, a better liability has been created and a earlier liability has got shut down.
बच्चों बैंक की एंट्री, बैंक की एंट्री। मैम बैंक में कोई एंट्री नहीं होगी, बंद कर दो बैंक का, बंद, बैंक अगेन बंद है। आ जाओ बच्चों, अब आते हैं पॉइंट पे। चलो, अब क्या हुआ बेटा, जब बिल इशू होता है ना, जब बिल एक्सेप्ट होता है, उस समय बिल का इशू का डेट, बिल का एक्सेप्ट करने का डेट, और ये बिल आपको कब पैसे दिलाएगा ना, ये सारी बातें पहले से डिस्कस होती है, लिखा हुआ होता है बिल में। जिस दिन पे पैसा आएगा उसको बोलते हैं ड्यू डेट। तुम्हें समझाने के लिए मैं एक हाइपोथेटिकल ड्यू डेट ले रही हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए। वो ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। मान लो 1 जनवरी वॉज द इशू डेट एंड ड्यू डेट मेरा 1 अप्रैल है, 3 महीने बाद। अब बताओ मेरा बच्चा, 3 महीने बाद बिल की ड्यू डेट है, क्या करें, क्या करें तुम बताओ। और फंड की जरूरत आज है, आज मुझे घूमने जाना है, मेरे को मेरी फैमिली को घुमाना है, आज मैंने डिसाइड किया मेरे को तो घूमने जाना है। कहाँ, ये नहीं बताऊंगी कहाँ जाने का मन है। चलेंगे बेटा घूमने जाने का, मेरे को तुम्हारे साथ घूमने जाने का मन है बेटा, मेरे को तुम जब बच्चों के साथ घूमने जाने का मन है, और इसके लिए मुझे फंड की ज़रूरत है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इस फंड को किधर से अरेंज करूँ, किधर से अरेंज करूँ। मेरे को अचानक से स्ट्राइक किया, मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है जिसको अगर मैं बैंक में जाके दूँ तो बैंक उसको इमिडिएटली मुझे डिस्काउंट करके दे देगा। और बैंक क्यों डिस्काउंट करता, वो भी मैं आपको आंसर करूँगी, बट वेट। अब देखो एंट्री देखो, जिस दिन भी आप जाओगे उस दिन ये एंट्री होगी। मान लो मैं 1 फरवरी को जाती हूँ बैंक के पास, कैन आई से बिल मेरे पास 1 महीने रहा है, 1 जनवरी टू 1 फरवरी बिल मेरे पास है। ओके, 1 फरवरी को प्लान है घूमने जाने का, मेरे सारे बच्चों को मुझे घुमाने का है। यस चलोगे ना, एक बार कमेंट बॉक्स पे लिख के दो यस मैम हमें आपके साथ घूमने जाने का है। एंड फिर उसके लिए हमें खर्चे लगेंगे और फंड चाहिए, वो फंड मेरे पास कैश में रेडली अवेलेबल नहीं है। मैं बैंक के पास गई और बैंक को बोला आप मेरा बीआर डिस्काउंट करके दोगे क्या। डिस्काउंट करने का मतलब है बीआर बैंक रख ले और पैसा दे दे। अब तुम सोचो ना भाई, सामने वाला ये क्यों करेगा, ऐसा फालतू तो बैठा नहीं है। एवरीथिंग हैज सम कॉस्ट, द टाइम यू इन्वेस्ट, जिसके लिए भी आप समय खराब कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कॉस्ट तो इन्वॉल्व है। बैंक जो अपना टाइम आपके पीछे खराब कर रहा है, आपके लिए इतना काम कर रहा है, क्या मकसद है उसका बेटा, बैंक को एक कमाई मिलती है इससे, उसको बोलते हैं डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो बोलना आप बोल सकते हो, ये बैंक की अर्निंग होती है। दिस इज द बैंक्स अर्निंग, दिस डिस्काउंट इज द बैंक्स अर्निंग। और ध्यान से देखो, बैंक इससे जब कमाता है, बैंक इससे जब कमाता है तो देखो क्या एंट्री होती है, हमारे पास से क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल कितने का, 10,000 का। गाइस हमारे पास से क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल कितने का बच्चा, 10,000 का। बैंक आपको पूरे पैसे नहीं देता। अब देखो बैंक क्यों नहीं देता, पहले ये फॉर्मूला देखो, ध्यान से देखना। बैंक कहता है बिल कितने का था, 10,000 का, आपने कितने महीने अपने पास नहीं रखा, कितने महीने रखा नहीं, कितने महीने नहीं रखा। मैंने बिल को 2 महीने अपने पास नहीं रखा। कैसे 2 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, 1 अप्रैल वॉज द ड्यू डेट, 1 अप्रैल वॉज द ड्यू डेट। 1 अप्रैल के ड्यू डेट तक आपको रखना चाहिए था, आपने सिर्फ 1 फरवरी तक रखा। क्या ऐसे 2 महीने एक्स्ट्रा और रखने चाहिए थे, वो आपने नहीं रखे। तो ये 2 महीने जो आपको रखने चाहिए थे बट आपने बैंक को रखने को दे दिया, बैंक उस 2 महीने का आपसे रखने का चार्जेस लेता है। सिंपल लॉजिक इज दिस, जितने महीने बैंक अपने पास उस बिल को रखेगा ड्यू डेट से पहले, उसके चार्जेस लेता है और रेट बैंक आपको बताएगा। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में मैं 5% का रेट ले रही हूँ, ये टेंशन मत लो, ये रेट आपको क्वेश्चन बताएगा। हाँ रेट हम थोड़े बता सकते हैं। और ये जो 10,000 पे बैंक आपसे अमाउंट कट कर रहा है, दिस इज व्हाट इज द डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक इज डिडक्टिंग फ्रॉम द बिल एंड कीपिंग। तो ये बैंक की क्या हो जाएगी, इनकम, आपका क्या हो जाएगा, खर्चा। बैंक आपको पूरे 10,000 रुपये नहीं देगा, इस 10,000 में बैंक 83 रुपीज कट करेगा। तो देखो ना बच्चा, बैंक मुझे कितना कैश बोलूँ या मेरे बैंक अकाउंट में कितना हैंड ओवर करेगा, 10,000 माइनस 83, बैंक मुझे 9,917 रुपये हैंड ओवर कर रहा है।
और 83 जो बैंक है मुझे कम हैंड ओवर कर रहा है, ये मेरा नुकसान है और ये नुकसान मुझे झेलना है। मैं इस नुकसान खाते को क्या करूंगी, डेबिट, बिकॉज डिस्काउंट मुझे कराना था, ये लॉस भी मुझे सहना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंटिंग चार्जेस, बोलो डिस्काउंट चार्जेस, बोलो जो आपको बोलना है बोलो, इट इज ओके। कितने बच्चों को बात समझ आई? तो बेटा इसमें दो चीजें याद रखना, बिल आपको डिस्काउंट कराना है, किसी और ने बोला नहीं है, ये डिस्काउंट चार्जेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग इज डिस्काउंटिंग उस समय का लगता है जितने समय तक आप नहीं रखते, अदरवाइज जितने समय तक बैंक अपने पास रखता। आपको जैसे सोचना है सोचो, द कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम एंड द लॉजिक रिमेन्स द सेम। ड्रॉवी क्या एंट्री करेगा? मैम ड्रॉवी इन्वॉल्व ही नहीं है, ड्रॉवी क्यों एंट्री करेगा? बैंक की एंट्री हम बताएंगे मैम। बताओ बच्चों। मैम बीआर आ गया बैंक के पास, फैंटास्टिक। कितने से? 10,000। बैंक के पास से जो कैश निकला या कस्टमर को हैंड ओवर किया वो कितना किया? 9,917। देखो ना बच्चा। और मुझे बताओ बैंक ने क्या कमाया? ये जो डिस्काउंट चार्जेस है ये बैंक की इनकम हो गई और बैंक ने 83 रुपीज कमा लिया। बैंक की इनकम, तुम सोचो ना, तुम बैंक का तो कुछ गया ही नहीं, बैंक ने बैठे बैठाए, जस्ट बिकॉज ही हैज अ बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग एंड ही हैज सरप्लस फंड, ही कुड गिव यू दैट सरप्लस फंड एंड अर्न द इनकम। बैंक ने 83 का इनकम कमा लिया, कुछ किया नहीं, सिर्फ हमें मेरी जरूरत में मदद कर लिया और बैंक को बैठे बैठाए 83 की इनकम हो गई। दिस इज द रीजन बैंक बिल डिस्काउंटिंग करता है। एम आई क्लियर? चलो अब आते ड्यू डेट पे। समय आ गया, वो घड़ी आ गई जब पैसे लेने की बारी आई। मुझे बताओ हमारे एग्जाम्पल में ड्यू डेट क्या था? 1 अप्रैल। मैम आपने कहा था 1 अप्रैल को पैसे मिलेंगे, बट आपने कल कहा था पैसा उसको मिलेगा जिसके हाथ में बीआर की चिट्ठी है, जिसके हाथ में बीआर की चिट्ठी नहीं है उसको पैसा नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ए के पास से तो बीआर खत्म हो चुका, ए के पास मिस्टर बी भी कैंसिल हो चुका, ए के पास सिर्फ एक ही बंदा भी खड़ा है, वो है बैंक। अगर बैंक को पैसे ड्यू डेट पे नहीं मिले तो हो सकता है मिस्टर ए को देना पड़े, बट वो बाद की बात है, वो कॉन्सेप्ट अलग से डील करेंगे। अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ड्यू डेट पे बिल का पैसा मिल रहा है, इसको बोलते हैं ड्यू डेट पे बिल ऑनर होना। और बिल ऑनर होना का मतलब होता है ड्यू डेट पे पैसे मिलना। तो गाइज 1 अप्रैल को देयर विल बी नो सेटलमेंट इन द बुक्स ऑफ ए। बताओ क्यों? ना उसके पास बीआर है, ना उसके पास कोई और असेट है, ही हैज नथिंग इन द हैंड एक्सेप्ट ही हैज अ लायबिलिटी इन द नेम ऑफ मिस्टर बैंक। वो भी कंफर्म लायबिलिटी नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी है। अगर कुछ धोखा हुआ फ्यूचर में बैंक के साथ तब, बट फिलहाल आई एम नॉट डिस्कसिंग डिसऑनर। चलो आई एम डिस्कसिंग ऑनर। जब बिल ड्यू डेट पे ऑनर होगा तो बी किसको पैसे देगा? जिसके पास चिट्ठी है। चिट्ठी किसके पास है? बैंक के पास। तो पैसा भी किसको मिलेगा? बैंक को। तो जो बंदा पे करेगा बताओ वो क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, वो तो पूरा पे करेगा ना बच्चा, टू कैश या बैंक, जो भी लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में। और किसको पेमेंट मिलेगा? बैंक को। बैंक को जब पेमेंट मिलेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल ने अपना काम कर दिया, उसने उसको फंड दिलवा दिए, बिल्स पेबल का काम आ गया, उसको अब उसका पेमेंट करना है ड्यू डेट पे। कितने बच्चों को ये बात समझ आ रही? यस। अब वहां से एक बच्चा कह रहा है मैम बैंक के तो मजे हैं, दिया 9,917 रुपए और बैंक के पास आ गया 10,000। ये 83 तो मैंने कहा फोकट की कमाई है। दिस इज द रीजन बैंक आपकी मदद करता है, दिस इज द रीजन बैंक आपकी मदद करता है। देखो दिया हमने 9,917, मेरे पास आ 10,000 रहा है, बैंक के पास से कुछ गया नहीं, कुछ किया नहीं, फोकट में बैठे बैठे बैंक ने कितना कमा लिया? 83। दिस इज द रीजन बैंक सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग। कितने बच्चों को बिल डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो बच्चों क्या तैयार है? अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए, 3 केसेस भी बोल सकते हो, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास। केस 2 में बिल किसके पास पहुंच गया? इंडोर्सी के पास। केस 3 में बिल किसके पास पहुंच गया? बैंक के पास। अच्छा बच्चे कह रहे मैम ये तो समझ आ गया बहुत अच्छे से। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही अच्छी बात है, बस समझना है बेटा, हमें रटना नहीं है।
अच्छा सुनो ना बेटा, कभी भी ऐसा लगे ना कि मैम बस थोड़ा सा लेक्चर और एंटरटेनिंग कर दो, बोर हो गया है, टेंशन मत लो। हम बीच बीच में आपके लेक्चर्स को थोड़ा सा मज़ेदार करने के लिए मैं बीच बीच में आपको मोटिवेट करूंगी, आपसे बातें करूंगी, ताकि यू फील अ कनेक्शन बिटवीन, ऑब्वियसली कनेक्शन बिटवीन मी एंड यू। अच्छा बच्चों, सुनेंगे, जब भी ऐसा लगे ना बेटा कि अब आपसे नहीं हो पा रहा, देयर विल बी टाइम्स व्हेन इट विल बी रियली हार्ड, ट्रस्ट मी, टेंशन मत लेना। मैंने अपने पहले एकदम स्टार्टिंग वीडियो में जो आप लोगों तक आएगा थ्रू गूगल ड्राइव, उसमें एक वीडियो बनाया हुआ मैंने, सबको भेजा है। और मैं जनरली वो सबको भेजती है, कोई भी बच्चा मुझसे नई भी प्रोडक्ट लेता तो मैं उसको वो वीडियो दिखाती। जब भी ऐसा लगे कि लाइफ में बहुत डाउन जा रहे, पढ़ने का इच्छा नहीं है, सिर्फ अपने नोटबुक में या टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे लिखो कि आपने क्यों सीएमए करना है, आप क्यों उसके पीछे हो। अपने पेरेंट्स को अच्छा घर दिलाना, या खुद के लिए एक अच्छी ज़िंदगी करना, या आगे फ्यूचर में। एंड अगर ये नहीं किया तो वापस ज़िंदगी बहुत ऐसी डाउन डाउन जाती जाएगी। देयर विल बी सो मेनी थिंग्स जो आपके सपने रहे होंगे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ बच्चों, उन ड्रीम्स को लिखो, किसके लिए सीएमए बनना है उनके लिए लिखो। और जब भी ऐसा लो या डाउन फील करो, प्लीज़ उसको रीड करना। ट्रस्ट मी, वो वापस आपको मोटिवेट करेगा और मेहनत, डबल से मेहनत करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, कभी भी ऐसा लगे, यू कैन फील फ्री टू कॉल मी, गेट कनेक्टेड टू मी। आई विल लिटरली ट्रस्ट मी, आई विल मोटिवेट टू द मैक्सिमम पॉसिबल सो दैट आप बैक टू नॉर्मल हो जाओ। बट प्लीज़ अपने अंदर चीज़ों को नहीं रखेंगे, यू विल डिस्कस एंड यू विल टॉक, विल डिस्कस एंड विल टॉक। चलो अब आ जाएंगे कॉन्सेप्ट पे। यस मैम, आ जाते कॉन्सेप्ट पे। गर्ल्स, मतलब ट्रस्ट मी, connected to I feel with everybody, my girls, all the boys, but trust me, for the girls I always feel, बेटा कुछ तो कर लो और ऐसा कर दिखाओ ना बेटा। ऑल स्टीरियोटाइप सोसाइटी में जो भी मेंटालिटी चल रही है टुवर्ड्स गर्ल्स, आप सब ब्रेक करके स्टैंड ऑन योर लेग्स एंड बी सो पावरफुल कि एवरीबडी इन द सोसाइटी सेज बेटी हो तो ऐसी। ऑब्वियसली बॉयज आप लोग करते ही करते हो, but let's all motivate all the girls also, so that they also get the same respect and same honor as you deserve, and you guys get it. चलो आ जाते बैक टू केस 4। ये केस के पहले ना मुझे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी था, बिकॉज ये केस 4 देख के ना बच्चे ज़रा हिल जाते हैं, क्या है मैम, क्या बोल रहा है बच्चा, मुझे भी पता है, बट ठीक है ना, मेरी स्टोरी से मैंने इसको कॉन्सेप्चुअली कवर करा दिया और आपको समझ में भी आ जाएगा, इसकी गारंटी है। फिर कुछ पंगे हुए ना तब देख लेंगे ना। अगर क्वेश्चन इसमें तुम्हें टेढ़ा पूछा तब देखेंगे ना, ट्रस्ट में पूछेगा ही नहीं। पहली बात तो ये नॉर्मल केस में नहीं पूछ रहा, टेढ़ा क्या पूछेगा। बट बुक में मॉड्यूल में दिया है, मॉड्यूल भगवान है, जो दिया है वो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कह रही हूँ पढ़ लो। इस केस को बोलते हैं सिंपल, ड्रॉवर ने बिल को क्या किया, इशू, ड्रॉवी ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट। अब बस यहाँ पर वो टेढ़ा है, ड्रॉवर को कहीं जाना होगा घूमने के लिए, विदेश प्रदेश कहीं जा रहा होगा बेटा, एंड इस कारण से वो अवेलेबल नहीं होगा। इस कारण से वो सोच रहा है ड्यू डेट बीच में आ रही है, मैं क्या करूँ। बट उसको फंड की भी ज़रूरत नहीं है, तो क्यों वो ड्यू डेट से पहले जाके बैंक से डिस्काउंट करा ले, क्यों करवाए, क्यों डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं बैंक को दूँ, मुझे नहीं देना। और मैं ड्यू डेट पे हूँ भी नहीं तो पैसा किसको मिलेगा, रिश्तेदारों को बिल दे के चले जाओगे तो भाई तुम्हें भी पता है रिश्तेदारों का सिस्टम, पता है ना, पैसा रख लेंगे तो फंस जाएंगे, आप मांग भी नहीं सकते। द सेफ इज, हम एज अ ड्रॉवर इस बिल को बैंक के पास रख के चले जाते हैं, और बैंक इसको जब रखता है और मुझे उसके अगेंस्ट पैसा नहीं देता है, सिर्फ मेरे बिहाफ में रखता है, सब वो मेरे बिहाफ में काम कर रहा है, ये बिल का नाम कन्वर्ट हो जाता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। समझ आएगा बच्चा? तो बिल रिसीवेबल गेट्स चेंज्ड इनटू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, दैट्स इट। इतनी सी बात में स्टोरी याद रखो। हाँ, तुम्हारा दिमाग कह रहा है डिस्काउंट करा लो, नहीं कराना, मुझे क्यों किसी को डिस्काउंट चार्जेस देना जब मुझे फंड की जरूरत नहीं है। भाई जरूरत हो, गरज हो तो मैं नुकसान सहूँ ना, जब गरज ही नहीं है मैं काहे को नुकसान सहूँ। इंडोर्स करने की नौबत ही नहीं आ रही है, बिकॉज कोई हो सकता है मेरे पास लायबिलिटी ना हो, मैं रईस हूँ, पैसे वाली हूँ, मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं है जिसको मैं बीआर दे सकती हूँ, मेरी बैलेंस शीट में असेट ही और कैपिटल ही है। सोच पा रहे हो क्या?
और मैं ड्यू डेट पे इधर हूँ नहीं, रिश्तेदारों को दे नहीं सकते, तो बैंक अगेन ही हेल्प्स अस, बैंक हमारा है भैया। वो उसने कहा हमारे पास बिल को छोड़ दो और इसका नाम रख देंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। पता नहीं क्यों नाम बदल देते, मुझे भी नहीं समझता, बट ठीक है, इंस्टीट्यूट कह रहा है बदल डालो, बदल देंगे। जब बैंक के पास ये बिल पहुंचेगा और हम उसके अगेंस्ट अगर पैसा न ले, इट इज अ केस ऑफ बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब इसकी जर्नल एंट्री देखेंगे। मैम फिर पार्टीज कितने इन्वॉल्व होंगे? बच्चा पार्टीज इसमें दो ही इन्वॉल्व होगी, ए एंड बी। ओके मैम, ट्रांजैक्शंस कैसे रहेंगे? सेम टू सेम, याद हो गया होगा? यस। चलो, माल बेचो, बताओ क्या एंट्री होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बी ने माल खरीदा, बताओ क्या एंट्री होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। डन। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, चैप्टर का नाम ही क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बिल इशू करना पड़ेगा, बिल एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। चलो बेटा करते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। ऑब्वियसली पुराने असेट को बंद करो, नए असेट को क्रिएट करो। पुरानी लायबिलिटी को अपन क्या कर देंगे? बंद। और हम क्या क्रिएट कर लेंगे? नई लायबिलिटी विच इज बिल्स पेबल। यहाँ तक बच्चों समझ आ गया क्या? समझ आ रहा है क्या? यस मैम। एंड नाउ कम्स द पॉइंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन को बस देखेंगे। नाउ कम्स द पॉइंट, बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट। मुझे ना फंड की ज़रूरत है, ना मुझे कुछ खाई है, बट प्रॉब्लम ये है मैं इंडिया में नहीं हूँ ऑन द ड्यू डेट, मैं बिफोर ड्यू डेट जा रही हूँ और पैसे आएंगे ड्यू डेट पे, मैं रहूँगी नहीं। तो मैंने कहा भाई बैंक तू मेरे बिहाफ में प्लीज़ कलेक्ट कर लेना, प्लीज़ भैया कर ले, प्लीज़ कर ले। तो जब आप इस बिल को बैंक को हैंड ओवर दोगे इन द नेम कि आपसे मेरे बिहाफ में ड्यू डेट पे पैसे कलेक्ट कर लेना, दिस बिल बिकम्स बिल्स फॉर कलेक्शन, दिस बिल बिकम्स बिल्स फॉर कलेक्शन। और देखो इसकी एंट्री, पुराना बी आर बंद कर दो, टू बी आर बंद, पुराना बी आर बंद, फिनिश, क्लोज, एंड द नेम चेंज टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। इज द पॉइंट क्लियर? है मेरा ही बी आर सिर्फ बैंक के पास रखा हुआ है। गाइज अगर मेरा स्टॉक तुम्हारे दुकान पे रख दूं, तुम्हारे दुकान के गोडाउन में, तो वो तुम्हारा स्टॉक नहीं होगा, मैंने सिर्फ तुमको रखने दिया है, रहेगा तो मेरा ही स्टॉक ना। उसी तरह मेरा बिल बैंक के पास अगर रखा हुआ है तो वो बिल का बैंक का बिल नहीं है, मेरा ही बिल रहेगा, इसलिए एंट्री मैं करूंगी, बैंक को कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा बिल फॉर सेंट फॉर कलेक्शन में कन्वर्ट होगा, पी को क्या करना? शांति। अरे वाह, एक बच्चा कह रहा है मैम हमने एक चीज नोटिस किया। अभी नहीं बोल बच्चा, प्लीज वेट कर, प्लीज वेट कर, मेरे को पता है तूने क्या नोटिस किया है, बट मैं चाहती हूँ सारे बच्चे नोटिस करें। आई नो दिमाग चल गया सबका, वेट, उसका सस्पेंस हम क्लियर करेंगे। कम टू दी फोर्थ पॉइंट। अब आप मुझे बताओ, ड्यू डेट आएगा, ड्यू डेट पे पैसे कलेक्ट होंगे, और याद रखना पैसे दो ही लोगों को मिलेगा, जिसके हाथ में चिट्ठी है, ऑब्वियसली बी आर, और बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो याद रखना बैंक के हाथ में चिट्ठी है, बैंक आपके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट करेगा और बेसिकली आपके बैंक अकाउंट में जमा करा देगा। तो बैंक जाएगा बी आर लेके, उसको पैसे मिल जाएंगे, बैंक आपके बैंक अकाउंट में आके जमा करा देगा। अब आप कहोगे मैम बैंक फ्री में तो कुछ नहीं करता, ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज गॉट अ कॉस्ट, बैंक कुछ चार्जेस ले लेगा, ले लेगा। अब आप कहोगे मैम अभी दे दोगे चार्जेस, इससे अच्छा डिस्काउंट करा लेते। अरे भाई ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाने के तरीके हैं ताकि आप चीज़ें सीख लो, बाकी तो जो है सो है, जो सिचुएशन वैसा काम। चलो, अब हमारे पास पैसा कलेक्ट हो गया है ड्यू डेट पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैश, ऑब्वियसली। और मेरे पास से अब बंद क्या होगा? वेरी गुड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन मैम बंद करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट यू गॉट बी आर कन्वर्टेड इनटू। तो बी आर का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गया था ना, वो किस में कन्वर्ट हो चुका था? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो पैसा भी क्या कौन दिलाएगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। 90% केसेस में बैंक के केस में चार्जेस कट होते हैं, बट क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं करता, इसलिए मैंने भी डिस्कस नहीं किया। अगर किसी क्वेश्चन में आएगा हम उसको प्रैक्टिकली वहाँ करके देखेंगे। पेमेंट करने वाला बंदा क्या एंट्री करेगा? ऑब्वियसली बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी बंद, और उसके पास से क्या निकलेगा? कैश। I hope all the 4 cases are crystal clear.
फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बिल सेंड फॉर कलेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट कर लेंगे मॉड्यूल में दिया है. यहाँ तक क्लियर है. मैम आप कह रहे थे ना वो सस्पेंस. हाँ, एक बच्चा मेरे को मैसेज करके बोलता है मैम आपने एक लाइन स्टार्टिंग में बोल देनी चाहिए थी. मुझे पता है क्या बोलनी थी बेटा, जो आपके मन में अब मैं बोलती हूँ. अगर आप चारों केसेस को देखोगे ना ध्यान से, किस में, ड्रॉवी के बुक्स में, द जर्नल एंट्रीज आर सेम. चेक इट, चेक विथ मी. लेट्स स्टार्ट. डेट्स भी देखो ना. परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए. मिस्टर बी की बुक्स बस देखो. मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल टू कैश. यही 3 एंट्री है. केस 2 में देखो, अगेन ऊपर एक रह गया बच्चा मेरे से. परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश. गाइस मोड ऑफ पेमेंट एग्जाम में कैश या बैंक जो भी होगा प्लीज फॉलो दैट, डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग. थर्ड केस जो आज मैंने डिस्कस किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश. फोर्थ केस देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल एंड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश. मैम ये बात तो आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी. नहीं ना बेटा, बता देती मज़ा नहीं आता. तो प्लीज़ ये नोट लिख लेंगे. इन ऑल फोर केसेस ड्रॉवी इज नॉट impacted, rather journal entry remains same. समझ आ गया क्या? rather the irony is this, impact भी नहीं होता जर्नल एंट्री. बिकॉज भाई बिल को इंडोर्स करना ड्रॉवर का डिसीजन, बिल को डिस्काउंट करना ड्रॉवर का डिसीजन, बिल को कलेक्शन के लिए भेजना ड्रॉवर का डिसीजन. ड्रॉवी काय को माता बच्ची करेगा? एंड दोनों साथ में थोड़े रहते हैं. ड्रॉवर क्या कर रहा ड्रॉवी को क्या पता, ड्रॉवी क्या करता ड्रॉवर को क्या पता. तुम्हें पता है क्या तुम्हारा फ्रेंड क्या करता? नहीं पता ना. सेम थिंग, ड्रॉवी क्या करता अपने दुकान में, एक दूसरे को कैसे पता चलेगा? इसलिए एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है. एंड एनीवेज दे आर टू डिफरेंट सेपरेट एंटिटी एंड आइडेंटिटी इटसेल्फ. गाइस देखो, हमने ये चारों केस डिस्कस कर लिया. नाउ देयर इज 2 वेज. या तो आई डिस्कस ऑल द कॉन्सेप्ट एंड देन टेक ऑल द सम्स टुगेदर, या आई डिस्कस वन कॉन्सेप्ट, सम्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. आई डिस्कस वन कॉन्सेप्ट एंड द सम्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट. आई पर्सनली प्रेफर कॉन्सेप्ट्स होने के बाद, ईच इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होने के बाद हम सम्स करेंगे. आई होप दैट इज मोर प्रेफर टू एवरीवन एंड आई होप एवरीबडी विल अग्री टू दिस. तो बच्चों, पहले एक कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो गया कि जब बिल नॉर्मल रहेगा, ड्यू डेट पे नॉर्मली ऑनर होगा, उसके 4 केसेस बनते हैं एंड वो चारों मैंने आपसे डिस्कस कर लिए. एक बार मैं फिर से कहती हूँ, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ें पढ़ाई है कि बिल, ड्रॉवर, एंडोर्सी, बैंक या सेंड फॉर कलेक्शन की 4 केसेस हो सकते हैं. बट इन चारों केसेस पे ड्यू डेट पे आपका बिल ऑनर हो रहा है, मतलब ड्यू डेट पे आपको पैसे मिल रहे हैं. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर ड्यू डेट पे नहीं मिले, इट इज़ एन ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो बट उसकी मास्टरी करने के लिए पहले हमें इसमें मास्टर होना पड़ेगा. ये हमारा परफेक्ट होगा, वो अपने आप और अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा. और इसको परफेक्ट करने के लिए सम्स की प्रैक्टिस लगेगी. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अब हम इसके बाद सबसे पहले सम्स की प्रैक्टिस करेंगे. और एज सेड बिफोर ओनली, वापस रिपीट कर यू हैव 2 बुक्स. कॉन्सेप्ट बुक अलग है, क्वेश्चन बैंक अलग है. कॉन्सेप्ट बुक में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए एंड उसके अलावा हम ये नोट्स भी क्लास में लिख रहे हैं. आई हैव नॉट गिवन यू माई हैंड रिटन नोट्स बिकॉज आई माई सेल्फ राइट नोट्स इन द क्लास एंड आई वॉन्ट यू टू कॉपी. दिस इज द रीजन. एंड सेकेंड चीज़, क्वेश्चन बैंक से हम कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे वो मैं आपको अभी डिस्कस करूंगी. एंड इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम पहले उसको करेंगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके भी सम्स करेंगे. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस. एवरीवन, चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस. चलो बच्चों, मैंने आपसे कहा था अब हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे और हम हर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो बच्चों, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है रिगार्डिंग दैट केस 1, 2, 3, 4, उसका जो क्वेश्चन है वो आपकी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है.
प्लीज मार्क इट बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2, तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज योर क्वेश्चन बैंक। एज सेड, कॉन्सेप्ट बुक अलग, क्वेश्चन बैंक अलग, वापस से कह रही हूँ दोनों अलग है। तो आपको आपके क्वेश्चन बैंक देखना है। जिन भी बच्चों को बेटा अभी तक बुक रिसीव नहीं हुई है या क्वेश्चन बैंक रिसीव नहीं हुआ है, प्लीज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखिए, वहाँ पर मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट पीडीएफ भी डाला है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन बैंक भी डाला है, वहाँ पर आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। एंड उसके अलावा भी ये डिस्क्रिप्शन लिंक पे दोनों बुक्स का पीडीएफ आपको हम शेयर कर रहे हैं, सो डैट जिन भी बच्चों को नहीं मिला आप अपने गूगल ड्राइव लिंक से भी, जिन्होंने भी प्रोडक्ट को परचेज किया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलो गाइज, इस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए हमें ये क्वेश्चन नंबर 2 करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही आराम से हम इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। आपको फील ही नहीं होगा मैम कि हमें क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ हो रही है। एंड देन यू विल बी गिविंग मी द स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर, सम्स यू निकल जाते हैं। वो यू निकालने के लिए कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो guys, 1 second, is my tab getting charged? yes। चलो अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं बेटा इस छोटे से पार्ट का कॉन्सेप्ट। मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बैंक में दिया है, बट सिंस मैं आपको ये सम सॉल्व करके दिखाऊंगी, मैंने सम को अपने एक वन नोट टैबलेट की एक शीट में इसको कॉपी भी कर लिया है, ताकि मैं जब इस सम को सॉल्व करूं तो आपके सामने ये सम रहेगा, ताकि आपको रीड करवा सकूं और आपको इस क्वेश्चन के सामने आपका सॉल्यूशन दूंगी, ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, just I have taken it from there and put it over here in my notability की फ्रेश शीट में, जहाँ पर इन सम को सॉल्व करने वाले हैं। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। आप चाहो तो प्लीज लिखेंगे दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, जो आपके बेस को क्लियर करेगा। ये एक बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं वो कवर हो जाएंगे। चलो, एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, बेटा मेरा एक तरीका है बेटा, ऑब्वियसली मैं चाहूंगी आप भी ये फॉलो करो। दिस इज अ फैंटास्टिक यूज। अकाउंट से क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, उसमें कुछ बातें तो स्टोरी होती है। एक्स ने वाई को माल बेचा, भाई हमें समझ आ गया, मुद्दे पे माल बेचा 20,000 का, मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 20,000 ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का होना बहुत जरूरी है। 1 जनवरी 2023 को हमने माल को बेचा। एंड एक चीज मैं चाहूंगी बच्चों, अकाउंट्स के क्वेश्चन आई डोंट से टू लर्न, आई एम नॉट सेइंग टू मग अप। जो क्वेश्चन बोल रहा है ना बेटा, उसकी कुछ बातें ना रिटेन रखने बोल रही हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बिकॉज उससे क्या होता है जब आपको उसके वर्ड्स रिटेन है ना, जैसे एक्स वाई माल बेचा 20,000 का 1 तारीख को, तो बेटा वो जो वर्ड्स आपको रिटेन रहते हैं ना, उससे सम्स इजी होते हैं और फटाफट होते हैं। चलो, एक्स ड्रू अ बिल ऑन एक्सचेंज अपॉन वाई फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। तो बच्चा याद रखना क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 मंथ्स। Y accepted the bill and returned it to X। अगर आप ध्यान से देखो, मैं जो भी बातें मैंने आपको बताई थी स्टोरी में, वही तो इन लोगों ने यहाँ लिख दिया है। हमारा गाना, हमारी स्टोरी वर्ड्स में कन्वर्ट हुई है, हमें पता है किसी काम का नहीं हमारे लिए। Y met his acceptance on maturity, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Y ने अपनी एक्सेप्टेंस ड्यू डेट पे, मेच्योरिटी का मतलब है ड्यू डेट पे उसने पैसे दे दिए। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग 4 सर्कमस्टांसेस। इन लोगों ने एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करने को आपको बोला है। ये केस हो तो क्या होगा, ये केस हो तो क्या होगा, ये केस हो तो क्या होगा, ये केस हो तो क्या होगा। चलो, सबसे पहले फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। प्लीज मैं तुम्हारे लिए यहाँ लिख देती हूँ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। याद रखना पहली जर्नल एंट्री सब केस में कॉमन है, माल बेचने की, माल खरीदने की। दूसरी जर्नल एंट्रीज भी बिल इशू की, बिल एक्सेप्ट करने के लिए सब केस में कॉमन होगी। क्या मैं उन जर्नल एंट्रीज को पहले लिख लूँ क्या, और फिर केसेस वाइज हम बाइफिकेशन कर देंगे। यस, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को माल बेचा, तो बताओ क्या एंट्री होगी। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गाइस प्लीज आप लोग इसको प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में लिखेंगे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इंटर के बच्चों को जर्नल का फॉर्मेट सिखाऊं, आई होप एवरीबडी नोज अबाउट इट। मिस्टर वाई ने खरीदा, बताओ वो क्या एंट्री करेगा। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। प्लीज डू राइट नरेशन इन एग्जाम। कितने का बच्चा, 20,000। यस, 20,000। गाइज प्लीज डू राइट नरेशन। हम नरेशन लिख के अपना टाइम अननेसेसरी वेस्ट नहीं करेंगे, फिर वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, देन यू फील लाइक मैम कितने आवर्स लग गए, इसलिए। चलो, सेकेंड,
एक्स ने मिस्टर वाई पे बिल इशू किया, तो जो इशू करता है वी राइट बिल रिसीवेबल, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या बोलता है, बिल्स पेबल। आई नो बच्चे कह रहे मैम हमने ही कर लिया, आप तो हमसे भी ज़्यादा स्लो कर रहे हो। आई अग्री बेटा, मैं समझा रही हूँ, और अगर आपने मेरे से ज़्यादा अच्छे से कर लिया बेटा, ट्रस्ट मी आई एम रियली हैप्पी। अगर आपने मुझसे पहले सबको कर लिया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बोलिए कि आपको ये सब मुझसे भी पहले हो गया। ट्रस्ट मी आई बी हैप्पी, और मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे अपनी स्पीड और लेनी है क्या, या ये स्पीड एकदम परफेक्ट है आपके लिए। चलो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अगेन ये क्या बोलेगा मैम, ये बोलेगा मेरी पुरानी लायबिलिटी बेकार हो गई, बंद कर दो 20,000 से, और नई लायबिलिटी क्रिएट कर दो बिल्स पेबल के नाम से 20,000 से। गाइस सिंस ये दोनों एंट्री फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ केस में कॉमन है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। अब मैं नाउ यहाँ से केस सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहला केस 1 सॉल्व कर रही हूँ, और वो मैं रेड से लिख रही हूँ। चलो पढ़ लो। एक्स रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी एंड कलेक्टेड। बिल एक्स के पास ही था, मतलब ड्रॉवर के पास, पैसे भी उसने लिए, इसका मतलब ही इज द पे हिमसेल्फ। तो चलो पैसे लेने की एंट्री बोलो क्या होगी, फटाफट इसको पैसे मिले। कैश अकाउंट डेबिट, इसके पास से बी आर खत्म, ड्यू डेट पे बी आर अपनी यूटिलिटी लूज कर देता है, इट्स फिनिशेस। वेरी गुड। देने वाला बंदा बताओ क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000, और इसके पास से क्या निकलेगा बच्चा, कैश 20,000, कैश या बैंक वॉट एवर यू से, ऑन ड्यू डेट। बच्चों इस समय में डेट्स नहीं मेंशन करी, कोई बताएगा क्यों, आई हैव नॉट थॉट यू, बट फिलहाल सिर्फ रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर वो डेट आएगी जिस दिन माल बेचा है। माल हमने 1 जनवरी को बेचा, तो डेट 1 जनवरी की आएगी। बिल इशू की डेट अगर नहीं दी हुई है, हम 1 जनवरी मानते हैं। और बिल ड्यू डेट पे आएगा बेटा, इट विल कम एंड ड्यू डेट 3 मंथ्स बाद आएगा। इट इज ऑन यू कि आप क्या चाहते हो। द बेस्ट वे इज आप कैलकुलेट कर लो, 3 मंथ्स जोड़ लो, 1 जनवरी टू 1 फरवरी, 1 फेब टू 1 मार्च, 1 मार्च टू 1 अप्रैल, 3 महीने। प्लस रूल बोलता है 3 डेज ऑफ ग्रेस देने का, जो मैंने सिखाया नहीं है, बट सिर्फ ये सम करने के लिए टेम्पररी मैं आपको कह रही हूँ। डेट यहाँ आएगी 4 जनवरी। एम आई क्लियर? यस। आर यू ऑल क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? केस 1, यस। अब शिफ्ट होता है केस 2 पे। केस 2 सेम चीज, बस काट कॉपी पेस्ट। इसलिए एक्स डिस्काउंटेड द बिल, बिल बैंक से डिस्काउंट हुआ है 12%, रेट याद रखना, ऑन 1 जनवरी। ओ माय गॉड, कितना बड़ा वो नालायक वो बंदा है, उसने बिल को अपने पास रखा ही नहीं। 1 जनवरी को बिल इशू किया, 1 जनवरी को बैंक के पास चला गया। इसका मतलब उसने पूरे के पूरे 3 महीने बैंक के मत्थे डाल दिया। तो बैंक बोलेगा भाई 3 महीने मेरी सरदर्दी डाली है ना, तो 3 महीने का मैं तेरे से क्या लूंगा, डिस्काउंट चार्जेस लूंगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने महीने का लगेगा, 3, बिकॉज बैंक ड्यू डेट से पहले अपने पास कितने महीने रख रहा है, 3। परफेक्ट। चलो तो यहाँ पर अब गाइस क्वेश्चन में आपसे बैंक की बुक्स नहीं मांगी है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मांगा गया है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई सर्कमस्टांसेस में। तो हम उसका डिस्कशन बैंक का करने का कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर थर्ड एंट्री क्या होगी, इसका बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास, और बैंक उसको क्या देगा, कैश। बैंक कुछ कट भी करेगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्काउंटिंग चार्जेस। और इसके पास से क्या निकलेगा मैम, इसके पास से निकल जाएगा बी आर। कितने का बी आर निकलेगा, 20,000। चार्जेस कैलकुलेट करो, 20,000 3 महीने का, क्या डिस्काउंट रेट था, 12%। चेक कर लो 12% ही था ना, यस। तो बेटा कैलकुलेट कर लो, 20,000 इंटू 3। आई नो बेटा हम ओरली भी कर सकते थे, बट ठीक है 600। तो 600 मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा। बैंक मुझे पूरा पैसा नहीं देगी, 19,400 ही देगी। समझ आ गया क्या? यस मैम। ड्रॉवी कोई एंट्री नहीं करेगा, बिकॉज ड्रॉवी को बिल डिस्काउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, और ये एंट्री होगी 1 जनवरी को। अब आया ड्यू डेट 1 अप्रैल। वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं मैम मिस्टर एक्स भी कोई एंट्री नहीं करेगा ड्यू डेट पे, बिकॉज उसके पास का बिल बैंक के पास चला गया है, वो तो फ्री है।
अब बैंक ड्यू डेट पे जाएगा पैसे लेने मिस्टर वाई से। मिस्टर वाई का काम है पैसे देना और बैंक का काम है पैसे लेना। बैंक की बुक्स मांगी नहीं है, आई एम नॉट डिस्कसिंग। देने वाला बंदा बताओ क्या एंट्री करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश निकलेगा 20,000। एम आई क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर टू एवरीवन? मैंने जब सिखाया था तो बैंक की भी एंट्री सिखाई थी, बट इस केस में मांग नहीं रहे, क्यों करना? नहीं मांग रहे, शांति। इज द पॉइंट वेरी मच क्लियर? यस मैम। अब आ जाओ केस 3। एक्स इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जेड। क्वेश्चन ने बोल दिया उसने अपने क्रेडिटर जेड को बिल इंडोर्स किया है। इसका मतलब जेड क्या रहा होगा एक्स के लिए? लायबिलिटी ऑन 1 जनवरी। हे भगवान, ये बंदा सारे काम 1 जनवरी को ही करता है। चलो केस 3। पहली 2 एंट्री तो हो गई, माल बेचने की, बिल इश्यू करने के लिए। वी आर वर्किंग फ्रॉम द केसेस। बिल इंडोर्स किया किसको? जेड को। तो बताओ मेरी लायबिलिटी जो जेड की थी वो बंद हो जाएगी, लायबिलिटी बंद, क्रेडिटर, और मेरे पास से क्या निकल जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल किसके पास पहुंच गया? जेड के पास। मैम बी कोई एंट्री नहीं करेगा, पता है बच्चा? बी मतलब वाई, वाई कोई एंट्री नहीं करेगा। वाई को क्या लेना देना एंडोर्समेंट से? ये एंट्री भी कब होगी? 1 जनवरी। अब बच्चा आ गया ड्यू डेट। वेरी गुड मैम, ड्यू डेट पे ना ये भी कोई एंट्री नहीं करेगा। कौन? एक्स। क्यों? बिल है जेड के पास। तो बताओ पेमेंट किसको मिलेगा? जेड को। देगा कौन? वाई। एक्स फ्री है। बताओ पेमेंट करने वाला बंदा क्या करेगा? अगेन सेम एंट्री। मैम ये याद है हमें, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने बच्चे को बात समझ आ गई? फिर से देखो, समझा क्या? नरेशन लिख लेना, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेना। बना लोगे ना? यस मैम। अब आते हैं केस 4, लास्ट केस। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक्स और वाई दोनों की बुक्स में सिखा दिया। एग्जाम में अगर सिर्फ एक्स का मांगे तो एक्स में करना, जेड का मांगे तो जेड में करना, वाई का मांगे तो वाई में करना, बैंक का मांगे तो बैंक में करना। चलो, एक्स रिटेन द बिल as on March 31st, sent the bill for collection to its bank. बैंक के पास भेज दिया। बैंक को बोला भैया मैंने तो 2.5 मैंने रख लिया अपने पास, अब जरा आप रखो, मैं कहीं जा रहा हूं। उसको बोलेंगे बिल सेंट फॉर कलेक्शन। 4th एंट्री। बताओ इसकी बुक्स में क्या होगा? इसका बी आर चेंज हो जाएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन के लिए। अकाउंट डेबिट कितना? 20,000। और हमारे पास से क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चा? बी आर 20,000। खत्म। बी आर चेंज इनटू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। मैम वाई क्या करेगा? कुछ नहीं, वाई को क्या लेना देना बिल सेंट फॉर कलेक्शन से? वाई हैज नथिंग टू डू विद दिस। अब टाइम पे पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलने की एंट्री बोलो क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन 20,000। बात समझ आ गई क्या बच्चा? समझ आ गई क्या? बेटा मैं कह रही हूँ आपको, इससे अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं समझ सकता। एंड ट्रस्ट मी, कुछ भी आ जाए, मेरे बच्चों को आता है मुझे पता है। सिर्फ आप इसी तरीके से करिए, सिर्फ तरीका मेरा फॉलो करिए। पेमेंट करने वाला बता क्या करेगा? सिंपल मैम, बिल्स पेबल खाता टू कैश। मेरे पास से 20,000 निकल गया। अब गाइस अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दे रखी थी किसकी बुक्स में चाहिए। अगर आप अपना मॉड्यूल देखोगे, एक्स की बुक्स में भी सॉल्व है, वाई की भी बुक्स में भी, बैंक की भी जनरल एंट्री दी है, जेड की भी दी है। डू नॉट वरी, हमने क्लैरिटी से एक्स और वाई का क्लियरली अच्छे से समझ लिया एंड दैट्स इट। अगर ये कहते हैं टू राइट जर्नल एंट्रीज इन ऑल द पार्टीज, हम सब में कर लेंगे। मैंने अभी सिर्फ आपको एक्स और वाई करके दिखा दिया। अगर आपको करना है तो घर पे प्रैक्टिस के लिए ये मैं चाहती हूँ आप करो। जेड अपनी बुक्स में क्या करेगा और बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, आप लोग प्लीज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो बच्चों, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसका हमने सम भी सॉल्व कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरे प्रॉमिस है मेरी तरफ से। एंड आपको भी पता है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है। एंड अगर ऐसी फीलिंग है, ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि मैम द कॉन्सेप्ट वेरी स्मूथली, इट वॉज क्रिस्टल क्लियर।
चलो बच्चों, सिंस अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है जिसका नाम है डिसऑनर, वो होते ही ऑलमोस्ट ये चैप्टर के ना 60 to 70% कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। फिर छोटी छोटी बातें सिर्फ ऐड करनी है, थोड़ा सा चैप्टर को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, वो छोटी छोटी माइनर बातें हैं। एंड फिर हमें सम्स की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, सिंस एक मेजर कॉन्सेप्ट एंड इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हैज कम टू एन एंड, we'll be starting a new concept through our new videos। तो बेटा, तब तक के लिए आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटर, आपकी दोस्त, एंड कभी भी कुछ लगे यू कैन गेट इन टच विथ मी। सारे बच्चों को मेरी तरफ से, CS नेहा की तरफ से लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने मेरा वीडियो सुना। और फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए कल। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, बट टिल दैट टाइम stay connected to me, keep on messaging us, let me know if you have any doubts so that we together make this concept easy and we together make this subject एकदम smooth। चलो, तब तक ले लेती हूँ बेटा, अलविदा। Stay tuned, stay connected, bye।